अब बता देता हूं कुछ बढ़िया वाले स्टॉक्स जो आज रखने हैं आपको अपने रडार पे। सीएनबीसी आवाज का ट्यूसडे का मॉर्निंग पैनल जुड़ता हुआ आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त के टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग सर। गाबा सर, क्या ट्रेड लेना है भाई? क्या लेना है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लॉन्ग साइड मार्केट तो वीक है, लेकिन कल भी सस्टेन हुआ मार्केट। स्टॉक वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। स्ट्रक्चरली लगता है काफी गिरावट थी और इस गिरावट पे थोड़ी वीकनेस है। इसका मतलब ये है कि सस्टेन कर सकता है। यहां पर जगह बहुत अच्छी है। ट्रेड करा है 754 के आसपास यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉक ज्यादा नहीं, 749 बस। टारगेट ऑन द अपसाइड 765, ये पहला टारगेट रहेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दिस वायबल अंटिल 749। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स इसी का सहारा है शायद ट्रेडर्स को भी और मार्केट को भी, लेकिन 754 पर इस समय डे हाई पर बंद हुआ है कल ये स्टॉक। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इसका, वीक मार्केट में इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इस पर बाय करिए। आज दो राजेश हैं हमारे साथ। तो राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करूंगा। पहले बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मैं मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे जहां मंदी है, आई वुड लाइक टू प्ले शॉर्ट हियर। कल का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है ऑटोज में जिस तरह से बिकवाली हुई थी उसमें से जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर है वो है अशोक लेलैंड, जो कल अगर आप इसमें देखें तो शॉर्ट बिल्टअप था, 200 DMA का ब्रेकडाउन था, 141 पे क्लोज था। तो 200 DMA 144 का है, यानी जो भी पुल बैक मिलेगा 144 के आसपास, तो उसे मैं बेचने के लिए यूज करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 146 का। और अशोक लेलैंड का जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा करीबन 135 का। तो इट्स सेल इन अशोक लेलैंड ऑन राइज। सेल ऑन राइज, अशोक लेलैंड बिकवाली करने का आइडिया सतपुते साहब का। मानस आए, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज का जो टॉप कॉल है वो एक सेल रिकमेंडेशन है और सीमेंस पे बिकवाली करनी है। हमने ऑलरेडी एक बढ़िया मूव देख लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं 3300 के आसपास सीमेंस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल इंटरडे चार्ट पे एक सपोर्ट बीच हुआ जो कि 3280 के आसपास का था। मेरे समझना है कि यहाँ से एक छोटा करेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो 3200 रुपए के टारगेट के लिए सीमेंस में बिकवाली करनी है। आपके स्टॉप लॉसेस 3300 के ऊपर के रहेंगे और 3200 रुपए के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 3300 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस में सेलिंग करिए और 3200 के टारगेट रहेंगे आपके पास सीमेंस पर। ये इस समय कॉल मानस की। चलिए आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो कोलगेट-पाल्मोलिव पे बाय कॉल रहेगी। जिस हिसाब से कल कोलगेट-पाल्मोलिव और कंजम्पशन साइकिल में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा था यूएसएल में भी, तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर जरूर ध्यान रखना चाहिए तेजी की तरफ। तो 1485 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1530 के। कोलगेट में खरीदारी करने का कॉल। पालवे साहब, गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप कॉल रहेगा शॉर्ट साइड पे और उसमें भारत फोर्ज को शॉर्ट करने की सलाह। स्टॉक में देखें तो जो नवंबर के स्विंग लो थे उसका ब्रेकडाउन हुआ है और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखा, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। भारत फोर्ज फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं लोअर साइड पे वो आना चाहिए करीब 780 से 775 तक के। करंट लेवल से थोड़ा बहुत अगर पुल बैक भी मिलता है हायर साइड में टुवर्ड्स 800 तो भी शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 808 का और डाउन साइड के टारगेट 780 775 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत फोर्ज। ओके, भारत फोर्ज में सेल करना है। चलिए, मैं कॉस्ट एक बार रिकैप करने से पहले मैं एक बार गाबा सर से एक और कॉल लेनी थी मुझे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा टेक महिंद्रा का जो कल का मूव था उस पर एक बार नजर डालिए। बताइए यहाँ पर कुछ लग रहा है कि फॉलो अप मिलेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखो, स्ट्रक्चरली मुझे ये स्टॉक टेक महिंद्रा अच्छा लगता है। अगर लार्जर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखें तो 1000 और 1100 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं होगा। अब मैं प्रॉब्लम क्या आज और कल के लिए नहीं, द आंसर इज नो। हाँ, अगर डिप्स मिलती है वायबल है। इसका टारगेट मुझे कम से कम, जब मैं देखता हूं स्ट्रक्चरली लगता हूं, तो मुझे 1200 और 1300 भी नजर आता है, लेकिन उसको 1-2 दिन में नहीं लेगा। ये स्टॉक ना डिलीवरी से लेना चाहिए, सॉरी ना फ्यूचर्स में लेना चाहिए ना ऑप्शंस में।
लेकिन यस, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक लगता है ये बॉटम आउट हो चुका, वक्त लगेगा। 1200, 1300 और 1400 ये भी एक जोन है वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेस बहुत बढ़िया है। तो मैटर ऑफ टाइम, टेक महिंद्रा पॉजिटिव। टाइम, तेजी आएगी, पोजिशनल बाय है टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा कल अपने नए एमडी सीईओ के अपॉइंटमेंट पे बढ़िया रिएक्ट करके गया है। खैर, क्विकली रैप अप कर रहा हूं। एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, कल टेक महिंद्रा ने रिएक्ट किया ऑलरेडी। ये अपॉइंटमेंट होगी दिसंबर में। हाँ, मतलब अभी 9 महीने बाकी हैं। और उसके बाद भी ऐसा तो नहीं है कि डे 1 पे आएंगे और डे 1 से चेंज हो जाएगा। टाइम लगता है नई मैनेजमेंट को, लेकिन मार्केट इतना जल्दी रिएक्ट कर देता है। जैसे जब ईवी की भी कोई अनाउंसमेंट आती है तो मार्केट ऐसे ही पहले रिएक्ट कर देता है, जैसे मतलब पूरा प्रॉफिट भी आ गया ऑलरेडी। ये कल मार्केट ने थोड़ा आउटसाइड रिएक्शन दिया, लेकिन इसमें एक चीज हुई थी कल, टेक महिंद्रा सबसे सस्ता आईटी स्टॉक है, तो ये वैल्यूएशन भी इनके फेवर में। ये भी एक रीजन था कि कल इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आई थी। इतना उत्साह क्यों? मुझे तो गुरदानी साहब अच्छे लगते थे। नहीं, गुरनानी साहब अच्छे है ना, बढ़िया काम करा गुरदानी साहब ने, और इतना बड़ा इंटीग्रेशन करके दिखाया था। देखिए, सत्यम के टाइम को लीड करा था उन्होंने चार्ज को। वो ठीक है। क्या होता है, एक जब मार्केट एक ग्रोथ फेज में आता है तो उसमें मार्केट को अग्रेसिव यंग लीडरशिप चाहिए होती है। एक यंग अग्रेसिव लीडरशिप की हमेशा मार्केट को एक जरूरत होती है, और इसके लिए आप देखेंगे हमेशा जो पिछले 7-8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिन कंपनियों में एकदम यंग लीडरशिप रही है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि ये फेज ही ऐसा है। जो एक मतलब गुरनानी साहब ने अच्छा काम किया बिल्कुल, लेकिन इशू क्या होता है कि वो एक एज के बाद आगे ना आपको एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है ना वो कम होती है, और जो यंगस्टर्स होते हैं उनके थोड़ी सी ज्यादा होती है इसके लिए, और यही कारण है कि मार्केट ने कल इतना सेलिब्रेट किया उसको। बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये रहा टेक महिंद्रा की बात, और टेक महिंद्रा फायदे में था तो इन्फोसिस के कंसर्न से एमिनेट हो रहे थे। 6 महीने में इस तरह का टॉप लेवल एग्जिट दूसरा हो गया। इन्फोसिस देखिए कहा 2.5% कमजोर था कल के ट्रेडिंग सेशन में। इन सब स्टॉक्स पे आऊंगा, पहले आज के टॉप कॉल्स को रिविजिट कर लिया जाए। शुरुआत मंगलवार के दिन गाबा सर ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ करी है। 749 का स्टॉप है, पोर्टफोलियो होल्डिंग वाला है, ये डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर भी आ गया। तो इंडसइंड बैंक से लोन लेना या फिर एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है, आईटीसी के नमकीन और यूएसएल की स्पिरिट्स, ये है गाबा सर का बढ़िया सा पोर्टफोलियो। गाबा सर ऐसे ही अप्रोच रखा था क्या पोर्टफोलियो का आपने? पोर्टफोलियो में है, बस इतना ही है। तो ये धीरे धीरे गांव सर पूरा पोर्टफोलियो मुझे याद होने लगा है। रखिए भाई यूएसएल को रडार पे, आज टेक्निकली पसंद आ रहा है खरीदारी करने का मन। आपने एक शॉर्ट का आइडिया रखा है, वो है अशोक लेलैंड 146, 146 का स्टॉप रहेगा, 135 तक के टारगेट्स, और उन्होंने कहा है सेल ऑन राइज। अगर उछल के खुल रहा है एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे तो और अच्छे मौके होंगे बिकवाली करने के। सीमेंस आज मानस का सेल रिकमेंडेशन, इसमें बिकवाली हावी हो सकती है। 3300 स्टॉप, 3200 टारगेट। कोलगेट पामोलिव बहेती साहब को पसंद आ रहा है, 1485 का स्टॉप है, 1530 के लक्ष्य यहां पर। और पालिया साहब कह रहे हैं भारत फोर्ज में भी दबाव बढ़ सकता है, 808 का स्टॉप है, 780 और उसके बाद 775 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में आप चाहे तो बेचने के मौके ढूंढ सकते हैं। चलिए, ये हो गया आज के टॉप कॉल्स। अब जरा फोकस कर लिया जाए बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में जिसपे एक्सपर्ट्स पे आगे से व्यू लूंगा, जैसे टेक महिंद्रा केस इन पॉइंट था जिसकी चर्चा हुई, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स से कल मूव्स जिनकी चर्चा करनी है। लेकिन पहले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो कल सीएनबीसी आवाज ने जो आपको तमाम एक्सक्लूसिव्स दिए थे, वो लार्ज ट्रेड्स होने वाले हैं, वो दिन के दौरान ही कंफर्म हो गए थे। लार्ज ट्रेड हुए तो शाम को लार्ज ट्रेड के पार्टिसिपेशन के अपडेट्स आ गए। तो आज लार्ज ट्रेड्स में क्या हुआ भाई? सोना बीएलडब्ल्यू के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर ब्लैकस्टोन ने अपना पूरा 20% का हिस्सा बेचा है। लेकिन खास बात यह है कि कल के इस ब्लैकस्टोन के सेल में कई सारे एफआईआईज और दिग्गज निवेशकों के दरअसल नाम सामने आए हैं जिन्होंने सोना बीएलडब्ल्यू में दरअसल वो स्टेक खरीदा। तो कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। सोसाइटी जनरल है इसमें, फिडेलिटी के 2 फंड, सोसाइटी जनरल ने लगभग 90 लाख शेयर खरीदे, फिडेलिटी के 2 फंड्स ने मिलकर 1.13 करोड़ शेयर की खरीदारी की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 2
करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे हैं और कुछ भारतीय निवेशकों में HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ऐसे नाम निकल कर आए हैं। लेकिन क्लियरली ये जो FIIs का इंटरेस्ट है वो काफी सॉलिड रहा है सोना BLW में, और कल जो ब्लैकस्टोन ने अपना हिस्सा ऑफलोड किया, इन तमाम एंटिटीज ने लिया है, तो ये आप स्टॉक आप उस लिहाज से आज भी रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा महिंद्रा CIE में भी जो बड़ी ब्लॉक हुई है, यहां पर M&M में करीब 6% का हिस्सा बेचा था, और उसमें सोसाइटी जनरल एक बड़ा नाम निकल कर आया है जिन्होंने लगभग 64 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। तो ये दोनों एंटिटीज में हमने देखा है डिस्टिंक्टली FII इंटरेस्ट काफी सिग्निफिकेंट रहा है, तो वो स्टॉक्स आपके रेडार पर आज भी होने चाहिए। 2 लार्ज ट्रेड्स और एक लार्ज ट्रेड और हुआ था महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर्स ने, जो कि एक FII था, नॉन प्रोमोटर होल्डिंग में क्लासिफाइड था, पब्लिक होल्डिंग में दिख रहा था, NSE में 6 लाख शेयर्स और BSE में करीब 6.5 लाख शेयर्स, दोनों एक्सचेंजेस में कुल मिलाकर 12.5 लाख शेयर्स महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से कल बिके हैं। और लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है इनके पास 16 लाख शेयर्स, तो हो सकता है इनके पास बचे हुए इस बीच रिड्यूस कर चुके होल्डिंग, जो जब इनका रिलीज आएगी या फिर अगला शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तब क्लैरिटी आएगी। लेकिन कल यहां पे भी एक लार्ज ट्रेड होता हुआ। पहले सोना BLW, क्योंकि पालविया साहब भारत फोर्ज और ऑटो एंसिलीज कल कंगाल में होंगे आप, तो सोना BLW कल कुछ बाकी नाम चेक इन करते हुए नजर आए। ब्लैकस्टोन कंप्लीटली एग्जिट कर गया, तो शायद एक की ओवरहाइंग खत्म है और बड़े नाम एंट्री करी है। कल अच्छा खासा प्रेशर रहा है दिन भर स्टॉक में। एंट्री करना चाहोगे आप पोजिशनली या नहीं, या कुछ सिग्नल्स का वेट करोगे? आशीष जी, स्ट्रक्चर तो देखिए ओवरऑल वीक ही है। पिछले एक साल में देखा स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हुए थे। स्टॉक अब जिस तरीके से कल का क्लोज है ऑलमोस्ट अपने दिसंबर के स्विंग लो जो कि स्टॉक में एक बने थे और वहां से पुलबैक बना था, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो दिसंबर का लो है ऑलमोस्ट 398 399 का। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो स्टॉक में फर्दर यहाँ पे करेक्शन जो चल रहा है इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हो सकता है स्टॉक भी फर्दर यहाँ से 365 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। बट यहाँ पे अगर एक ऑल्टरनेट बेट लेना है तो एक छोटा ही स्टॉप लॉस हो रहा है, क्योंकि 398 काफी नजदीक है इस भाव से। अगर वो लेवल आज नहीं टूटते, अगले 1-2 दिन अगर वो लेवल को डिफेंड करने में कामयाब रहता है ये स्टॉक, तो एक पुलबैक का ट्रेड बन सकता है जो कि स्टॉक को 425 430 की तरफ लेके जा सकता है। बट अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। छोटा सा ट्रेड अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आज की ओपनिंग के बाद इसको देखना होगा। 398 नहीं टूटता है तो एक कॉन्ट्राबेट हाई रिस्क ट्रेडर ले सकते। कॉन्ट्राबेट, लेकिन एक बार ओपनिंग होने देते हैं। सही कह रहे हैं, समझ लेते हैं मूड मॉल कैसा बन रहा है, लोग इस तरह के एक्टिव पार्टिसिपेशन को दरअसल कैसे रीड कर रहे हैं। सोना BLW या महिंद्रा CIE, गौरांग सर कुछ खरीदोगे क्या? गौरांग सर सुन नहीं रहे या फ्रीज हो गए डायरेक्टर साहब? ये हिले 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 हिले, गौरांग सर हिले आप। सुप्रभात गौरांग सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को सुप्रभात। माफी चाहूंगा, थोड़ा नेटवर्क कमजोर है हमारे यहाँ पर, इसलिए कनेक्टिविटी में थोड़ी इश्यू है। कोई इश्यू नहीं गौरांग सर। गौरांग सर, ये कल जो लार्ज ट्रेड्स हुए, हर्षा बता रही बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन था। महिंद्रा CIE में कुछ FII चेक इन करे, सोना कॉमस्टार में तो बहुत मार्की नेम्स DIFIs के एंट्री करते हुए कल पिट गए थे दोनों स्टॉक लार्ज ट्रेड्स के बीच में। फंडामेंटली किसी में खरीदारी करने का मौका ढूंढोगे जियोजीत में आप लोग या नहीं? तो हम हमारी टिप्पणी आशीष महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव तक सीमित रखेंगे, जहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन मेरे ख्याल से पूरी ताकत लगा करके निवेश नहीं करना चाहिए। आज गिरावट और मिलती है तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत निवेश आप शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। ओके, चलिए बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज समझ ले हर्षदा से। हर्षदा, बाकी इसके अलावा जो लुपिन के लिए एक अपडेट है। लुपिन का दरअसल पुणे में एक बायो रिसर्च सेंटर है और उसकी US FDA ने दरअसल जांच कंप्लीट की, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं निकल कर आए, तो लार्जली आप कहें क्लीन चिट है। ये लगभग 5वीं या 6ठी बार है जो US FDA की जांच हुई है और उसके बाद वो क्लीन चिट आता हुआ, तो वो एक पॉजिटिव है।
दरअसल यहां पर बायोसिमिलर स्टडीज करती है कंपनी और ये एक सिग्निफिकेंट रिसर्च R&D सेंटर कंपनी का है, तो वो रेडार पर आपके लिए स्टॉक रहेगा। इसके अलावा कृष्णा डायग्नोस्टिक, और कृष्णा डायग्नोस्टिक में हमने आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट किया था कि कुछ पैथ लैब्स इन्होंने खोले, 100 नए और पैथ लैब्स इन्होंने खोल दिए हैं, ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। ये पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स है लार्जली। आपको याद होगा कि बीएमसी के साथ इन्होंने एक करार किया था और उसके तहत ये अब मुंबई के इलाके में करीब 300 पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स कंपनी के हो गए हैं, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स रेडार पर रहेगा और यहां पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाले हैं। फार्मा बिजनेस में दरअसल कंपनी अब कुछ पहल करती हुई दिखाई देगी, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट का निवेश करीब 285 करोड़ का होगा और एन गोविंद राजन का 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एन गोविंद राजन दरअसल औरो फार्मा के साथ रह चुके हैं, काफी सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनकी अगुवाई में दरअसल ये वेंचर में अब ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स उतर रहा है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। भारती एयरटेल, आपको याद होगा लगातार भारती एयरटेल ने अपने एंट्री लेवल प्रीपेड सेगमेंट में सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक किया था, टैरिफ हाइक किए थे। 3 सर्कल्स बचे हुए थे, उन 3 सर्कल्स में भी अब वो टैरिफ हाइक अनाउंस हो चुका है, जिसमें गुजरात है, कोलकाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक सर्कल में आता है, तो ये 2 राज्य भी हैं। अब इनके सभी 22 सर्कल्स में दरअसल टैरिफ्स बढ़ चुके हैं। तो पहले जो 99 रुपए प्रीपेड का एंट्री लेवल टैरिफ होता था वो 155 रुपए है। इस पर मॉर्गन स्टैनली की राय आई है। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि अब क्योंकि इन्होंने पैन इंडिया एंट्री टैरिफ को बढ़ा दिया है, इसका 1.3 से 1.5% फायदा रेवेन्यूज में आता हुआ दिखाई देगा। इनके इंडिया मोबाइल बिजनेस में कुछ ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, उस लिहाज से वो टारगेट भी आपके सामने है, तो ये स्टॉक आपके रेडार पर रहेगा जरूर। कच्चे तेल में आपको याद होगा कल दोपहर भी हम कह रहे थे कि इक्विटीज क्रैक कर रहे थे, सोने में स्पाइक आया, कच्चा तेल करेक्ट हुआ था, तो कल $81 के आसपास दोपहर के आसपास था। आज सुबह में देखेंगे तो $80 पर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो इसमें करीब 2% का करेक्शन देखने को मिला है। 3 महीने के लोस पर है। 3 महीने के लो पर कच्चे तेल का आना पेंट कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, एविएशन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा दबाव में डाल सकता है आपके ONGC एंड अदर पियर्स को, तो वो भी आप रेडार पर रखेंगे स्टॉक्स को। सिम्फनी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब सिम्फनी ने एक छोटा पर्सनल कूलिंग डिवाइस डुएट मिनी लॉन्च किया है। अब खासियत इसकी ये है, एक पोर्टेबल यूनिट है ये, एक USB पावर सोर्स पर इसे आप चार्ज करेंगे, आप इसे पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप्स, कार्स में यूज कर सकते हैं। तो गर्मी जिस तरह से अब और बढ़ने वाली है, उसी के लिए सिम्फनी ने इनफैक्ट ये लॉन्च किया, तो वो स्टॉक आप रेडार पर। सूर्य रोशनी को करीब 96 करोड़ का ऑर्डर लगा है। इनको दरअसल कोटेड स्टील पाइप्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई करनी है राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ये HPCL की तरफ से इनके हाथ ऑर्डर लगा है, तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर। आज एस्ट्रल रेडार पर रहेगा, बाजार खुलने के साथ ही याद रखिएगा एक्स बोनस हो रहा है, 1:3 का बोनस था, तो उसकी आप गणित आप करेंगे। साथ ही साथ गेल ने इंटरिम डिविडेंड FY23 के लिए घोषित कर दिया है, ₹4 प्रति शेयर का। अब इससे क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी करीब 51% से ज्यादा की है, सरकार के यहाँ 1355 करोड़ का डिविडेंड आएगा और ऑफ कोर्स 1275 करोड़ का बाकी निवेशकों के बीच बट्टा दिखेगा। लेकिन ये भी एक स्टॉक है जो आज फोकस में रहेगा उस लिहाज से। ओके, इन सब स्टॉक्स रखिए रेडार पे। इवन नाल्को ने ₹2.5 का डिविडेंड डोल आउट करा है गेल के अलावा, और डेटा पैटर्न्स को रेडार पर रखिएगा। QIP जिस दिन खुला था उस दिन स्टॉक में तेजी थी और बहुत अच्छा मोमेंटम में ये स्टॉक था। कल QIP का इशू प्राइस बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है, 1320, 1321, 1322 का स्टॉक खड़ा हुआ है। QIP इशुएंस होगा 1220 पर, ₹100 का मौजूदा भाव से डिस्काउंट, इवन के चुने हुए फ्लोर प्राइस से 5% के डिस्काउंट पे वो QIP इशुएंस होने की तैयारी। ये कहानी आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की। ल्यूपिन, सतपथे साहब जरा चार्ट देखिएगा, पिटा था, पिटने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 1-2 बार से US FDA की तरफ से अच्छी खबर आ तो रही है, लेकिन ये कंसोलिडेशन के मूव से कुछ ऐसा लग नहीं रहा, चाल बदलने का रुख बन रहा है। खबर आज फिर अच्छी है, क्या करना है?
आशीष जी देखिए, लुपिन अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, बिल्कुल सही है। 800 के लेवल से करीबन 650 तक का ये फॉल था और 650 के बाद कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न है, कंसोलिडेशन वाला चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए स्विंग्स मिलते रहेंगे, ज्यादा कुछ होगा नहीं, ज्यादा टूटेगा भी नहीं। तो आप कह सकते कि ये 640 650 इसके नीचे तो जाएगा नहीं। 654 का क्लोज है। तो आज की अगर बात करें तो मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस रखे ट्रेडिंग के लिए 645 का, और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए 670 675। तो एक छोटे 20-25 रुपए के दायरे में काम करना है, लेकिन अगर सीधा खुलता ही 670 675 पे फिर अवॉइड करें। ओके, ये सिम्फनी का प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब पर्सनल कुछ इमेज वगैरह है क्या उसकी? होगी है क्या डॉक्टर साहब? निकाल के खींचिएगा जरा, वो लैपटॉप से लगा दिया, बगल में ऐसे कूलर रख दिया, पर्सनली हवा मारते। ये चाइना वाला माल ऐसा आता है, वो फैन आते थे पहले। हाँ। अभी भी आते हैं। मेरे बच्चे मारुति 800 में जब पहले ऐसे नहीं होता था तो लगवाते थे जैसे तो लेकिन मतलब ये किस तरीके से काम करेगा और कितना इफेक्टिव होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कूलर में पता सिर्फ फैन है कि कूलर एक्चुअली पानी भी वो जा रहा हो ऊपर नीचे, वो पता नहीं। गौरांग सर से पूछते हैं अगर उन्होंने स्टडी किया तो। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, कुछ आइडिया इस पर? धन्यवाद अनुज आपका, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आशीष भी जैसे जिक्र कर रहे थे, मार्केट में चाइना के तरफ से बहुत सारे ऐसे सस्ते और ज्यादा टिकने वाले प्रोडक्ट नहीं है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर, क्योंकि हम कंपनी के बारे में बात करें, तो सिम्फनी पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है हमारी, और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत और जानकारी अगर प्रोडक्ट की मिल जाए और मार्केट में उपभोक्ता इसको अपनाने लगेंगे तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अच्छा, मानस, ये कैश वाला स्टॉक जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अभी समझ में नहीं आ रहा। ये लार्ज ट्रेड कल हुआ, एफआई एग्जिट हुआ, बुरी खबर है, पर ये भी स्टॉक जैसे ल्यूपिन ना पिटने के बाद कंसोलिडेशन में चला गया था, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी वैसे ही है। एक की ओवरहैंग अगर होगा तो शायद खत्म हो रहा है किसी बड़े एफआई की सेलिंग का। कैसे देख लो आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को? किन लेवल्स पे ये भरोसा आएगा कि तेजी का मन बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखिए, वो स्तर 380 रुपए है। 380 रुपए के ऊपर निकलेगा, 20 मूविंग एवरेज ब्रीच करेगा, तभी यहां पर खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव लगता है, और ध्यान रखिए अगर ये 358 के नीचे निकला, उसके नीचे गया, तब तो आपको करीब 25-30 रुपए की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो कॉशियस रहिए, 358 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 380 रुपए के ऊपर ही बनाए। 380 रुपए, खबर कैसी भी हो, यह अभी छूने वाला स्टॉक नहीं है। 380 के ऊपर जब जाएगा तब लगेगा कि ट्रेंड बदला है, कमजोरी से उभर रहा है, तब शायद खरीदारी करने का मन होगा। तो कंडीशनल बाय, कंडीशन है 380 का भाव। सतपुर साहब, रॉयल एनफील्ड लेके पूना गए क्या अपनी बुलेट? आशीष जी, वो चल ही रहा है ना, वो अपनी ही गाड़ी है। नहीं, अपनी तो ही है, मैं मान के चल रहा है। मैं पूछा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बढ़िया विकल्प शायद बाजार में उतरने वाला है। आप चाहें तो उसकी तरफ नजर डाल सकते हैं। हर्षदा बताएंगे आपको। एक कहा जा रहा है बुलेट के लिए, रॉयल एनफील्ड के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। हर्षदा, क्यों? क्योंकि दरअसल हार्ली डेविडसन ने अपनी HD X350 चाइना में लॉन्च की है। एक चाइनीज पार्टनर के साथ मिलकर दरअसल इन्होंने इस नई गाड़ी को लॉन्च किया है। अब इसकी अगर आप कॉस्ट देखें 3.96 लाख के आसपास है, और ये एक एंट्री लेवल बाइक उनके लिहाज से बनती हुई दिखाई देगी। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दरअसल ये सामने निकल कर आया है, और ये दरअसल जो है भारत में भी लॉन्च हो सकती है। ये इनफैक्ट अटकले, आपको याद होगा हार्ली डेविडसन भारत से वैसे अब कंपनी अलग से नहीं काम कर रही है, एक पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रही है। तो देखना यह होगा कि ये कितनी जल्द भारत में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन 3,96,000 की ये गाड़ी आप कह सकते हैं, ये बाइक हार्ली के लिहाज से तो एंट्री लेवल की रहेगी, और हंटर 350 को अच्छा खासा मुकाबला दे सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको वही 350 सीसी की बाइक खरीदनी है और अगर आपको 4 लाख में मिल रही है, तो
आयशर के सामने हाल ही अच्छा खासा आपको विकल्प दे रहा है, अच्छी टक्कर हो सकती है। और इस पर कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये इनफैक्ट आयशर के मार्केट को खाता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली जो हंटर 350 का मार्केट था, और वहां से हमने देखा था काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला था, क्योंकि उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है लोगों का। तो अगर हाल ही ये लॉन्च कर देती है तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ यार, वो हार्ले डेविडसन ओन करने का मजा ही अलग है। ऑफ कोर्स, और ये अफोर्डेबल रेंज होगी तो ना, भी क्या तब फर्क आप पड़ रहा है, देखो। हार्ले डेविडसन तो है ही है ये इंटरेस्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा, हार्ले डेविडसन का जो इंडिया टाइप है वो हीरो मोटो कॉर्प के साथ है बाय द वे। अब पता नहीं उसी जेवी के थ्रू उतारेंगे नहीं उतारेंगे, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, लेकिन ये अटकलें लगनी शुरू है। रिपोर्ट कहती है कंपटीशन रेव अप कर रहा है। आयशर मोटर्स के लिए दिक्कत वाली बात होने वाली है, क्योंकि उसी ब्रैकेट पे हार्ले डेविडसन आने वाली है इस देश में। गौरांग सर, रॉयल एनफील्ड या हार्ले डेविडसन? हमारे पास तो 1973 की जावा है। अरे अगर आज चुनना होता तो जावा अभी तक रखिए क्या? जावा अभी भी हवा से बातें करती है आशीष जी, और हम जब भी उसको लेकर के निकलते हैं तो मेरे ख्याल से लोग काफी कुछ चौकन्ना हो जाते हैं। और इस मई में 50 साल पूरे करेगी हमारी मोटरसाइकिल। इट वॉज मेड इन May 1973 एंड अप्रोचिंग May 2023। और 50 साल पूरे होने वाले मई में आपकी गाड़ी के। एक एंटीक पीस हो जाएगा। हाँ, जिस भाव मिले उसके 10-20 गुना तो वैसे ही मिलने वाले हैं। लोग तो आते हैं मेरे पास, काफी लोग के बेचनी है क्या, लेकिन हमें बेचनी है वो। जब तक चलती है तब तक चलाएंगे, हमारे जब तक काबिलियत है। लेकिन ये दोनों मोटरसाइकिल में एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा बिटवीन रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन, जो भाव में अंतर है, 4 लाख की 350 सीसी की हार्ले डेविडसन देखने लायक होगा। लोग इतना खर्चा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और दूसरी बात सबसे जरूरी मेरे लिए होगी आफ्टर सेल सर्विस। अगर वाकई में हीरो मोटो कॉर्प के साथ ये मिलकर के बाजार में उतारते हैं तो डेफिनेटली उनके जो सर्विस सेंटर है वो शायद सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज मुहैया कराएगी। लेकिन we'll have to wait and watch। वीरू, आप इमेजिन कर रहे हो गौरांग सर ने अपनी क्या स्टार्ट की जावा, और जैसे ही पूरे सबको आवाज आई तो कैसे कैसे लोग भाग भाग के बालकनी में आके वॉच आउट कर रहे हैं गौरांग सर को। आप इमेजिन करो, जलवे गौरांग सर के कॉलोनी की सारी ठीक है, लेकिन कंपटीशन हॉटअप हो रहा है। पता नहीं अभी प्ले आउट कैसे होगा। कई लोग कह रहे थे वो चाइना लॉन्च शायद इंडिया सेंट्रिक ना हो, पर ये रिपोर्ट्स कह रही हैं क्यों नहीं होगा। हार्ले डेविडसन शायद इंडिया में उतारे उस एंट्री लेवल मॉडल को, रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे, हंटर को टक्कर देती हुई नजर आए। ऐसे में भाईती साहब, चार्ट्स पे आयशर मोटर्स कैसा स्टैक्ड अप है? चार्ट्स पे कल जरूर एक गिरावट देखने मिली, और एक इंटेंस गिरावट देखने मिली थी, बट एक एंड सपोर्ट लेवल पर आयशर मोटर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है। 3030 के करीब जो लेवल है, काफी एक अहम सपोर्ट है। हमें लगता है कि बाउंस बैक देखने मिल सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे नहीं। करीब 3060 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तभी वहां पे पोजीशन बनाने की सलाह। जो स्टॉक लॉस इस समय मेंटेन करना, 3030 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि पुल बैक इसमें जो है 3160 तक के लेवल्स दिखा सकता है। मैंने लिख लिया, डायरी एंट्री नोट डाउन कर ली है। मई में गौरांग सर की एक पार्टी ड्यू है। ठीक है, 50 साल का सेलिब्रेशन होगा और वीरू और गौरांग सर एक ही बाइक में बैठ के पहले तो राउंड मारेंगे, उसके बाद पार्टी। अच्छा गाबा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये हेवीवेट को समझना जरूरी है गाबा सर। और ये हेवीवेट क्या प्रेशर माउंट हो रहा है। कल भी 1.5% के आसपास का दबाव, लगातार प्रेशर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बढ़ रहा है। कल दिन के लोस पे जाके क्लोज हुआ, अब हम 2300 के नीचे। कहां तक फिसलने की तैयारी हो रही है गाबा सर? चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? गाबा सर अनम्यूट करना है। नहीं, अनम्यूट हो नहीं पा रहा है। मानस आप देख दो चार्ट प्लीज। देखिए, जहां तक बात रिलायंस की, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर वीकनेस लगातार बनी हुई है। एक सपोर्ट था 2300 रुपए, काफी समय से हम लोग इसकी बात करते थे। कल उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो शायद यहाँ पर गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। आई थिंक 2210 रुपए के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन किसी ने बनाई है तो एक छोटा उछाल मिले तब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है।
और फ्रेश खरीदारी 2350 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके अच्छा, भारती एयरटेल प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बार बार अच्छी खबरें वैसे लगातार आ रही हैं। पहले ब्रोकरेज की तरफ से लगातार अपग्रेड्स आ रहे थे, इस बीच वो तमाम सर्कल्स में रेट हाइक्स, और अब तो फाइनली पूरे 22 सर्कल्स में एंट्री लेवल के रेट टैरिफ हाइक्स कर दिए। और इनफैक्ट जो बचे हुए 3 सर्कल्स थे उसमें पहले की हाइक से ज्यादा एग्रेसिव हाइक्स भारती एयरटेल लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तो सिर्फ लेकिन एंट्री लेवल है, अब बाकी डोल आउट करने जरूरी होंगे इनके लिए, लेकिन खबर अच्छी है। भारतीय एयरटेल गौरांग सर फंडामेंटली 765 पे अट्रैक्टिव बाय बन रहा है 12 मंथ के टाइम होराइजन से या नहीं? थोड़ा समय 1.5 साल का कीजिए आशीष। डिस्क्लोजर भारतीय एयरटेल पर दूसरे सबसे बड़ी भारत में स्थापित सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, और ये जो प्रीपेड में तब्दीली की है, ऊपर के तरफ के भाव बढ़ाए हैं, जैसे अभी हर्षदा भी कह रही थी, 880 के लक्ष्य हमारे साल 1.5 साल के नजरिए से भारतीय एयरटेल। एक और इंटरेस्टिंग वो है एसबीआई, जो लगातार दबाव जिसमें प्रेशर माउंट हुआ, खैर अच्छे चलने के बाद वो करेक्टिव मूव्स आ रहे हैं लगातार। मेरे ख्याल से 3 ट्रेडिंग सेशंस बढ़िया रेड बार्स, और कल का प्रेशर तो अच्छा खासा था, 3.25% के आसपास दबाव के साथ कामकाज। सतपति साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज। आशीष जी, बहुत आप कह सकते कि एक वीक स्ट्रक्चर है। कल भी अगर आप देखें तो लॉन्ग लिक्विडेशन का ही प्रेशर था। मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट बनता है, यानी अगर आपके पास मंदी है या आपको सेल ऑन राइज करना है, तो इसका सपोर्ट बनता है करीबन 520 के आसपास। 532 का फ्यूचर में क्लोज है, उछाल मिल सकता है। कहां तक मिलेगा? तो मेरे हिसाब से 535, 538 ये एक ट्रेजेक्ट्री है जहां तक एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। आएगा इसकी गारंटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी टेक्निकली ओवरसोल्ड है तो एक पुल बैक मिलेगा। तो आप डेफिनेटली इसमें फ्रेश मंदी करें, और फ्रेश मंदी करनी है तो 540, 542 के स्टॉप लॉस रखें, और 5 जैसे मैंने कहा 520 का एक टारगेट सेट करें। फ्रेश मंदी, बड़ी मंदी है तो 520 टूटने के बाद ही होगी। अच्छा, गाबा सर की ऑडियो आनी शुरू हुई क्या? गाबा सर, इंडसइंड बैंक खबरें बढ़िया तो बहुत बढ़िया ग्रीन बार, और कल देखिए उससे तगड़ा रेड बार फॉर्म होता हुआ 7.5% लिटरली डंप कर दिया लोगों ने स्टॉक को। बहुत तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ है गाबा सर। 3 दिन हो गए लगातार थोलगिल की कमजोरी, और कल का वो 7.5% का मूव। अब क्या करना है इंडसइंड बैंक पे भाई? देखिए, ऐसा है कि मुझे अब भी इसका चार्ट वीक नजर आता है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन वीक है। वीक है तो वीक है। 1060 पर ट्रेड कर रहा है। क्या ये 1000 की तरफ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, वहां तक भी आ जाएगा, लेकिन 1000 के आसपास, 900 के आसपास यहां पर सपोर्ट ट्रेडिशनली मिलता है। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है इंडसइंड बैंक, मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन फिर भी वीक है, शॉर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से 1080 का कोई आज स्टॉप लगा चले तो शायद 1000 भी पॉसिबल है। तो यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, इंडसइंड बैंक शॉर्ट करने, सेल ऑन राइज एसबीआई पे बन रहा है। ये देखिए, ये मूव्स हैं, ये व्यूज बन रहे हैं बैंकिंग के कुछ दिग्गजों पे। पालवे साहब, बलरामपुर चीनी बहुत तगड़ा मूव आया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने सरेंडर करा उस मूव को, कंसोलिडेट कर रहे हैं धीरे धीरे और मोमेंटम पिकअप होने की कोशिश। और आज तो अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एफएनओ कर्व के आज बाहर बलरामपुर चीनी है। कर्व में वो जो दूसरा स्टॉक था, मेरे ख्याल से जीएनएफसी था, वो एफएनओ बैन में आज कंटिन्यू करेगा। पालवे साहब, बलरामपुर चीनी तो शुगर स्टॉक्स में देखें तो बलरामपुर चीनी में एक अच्छा मोमेंटम बना, और स्टॉक अब अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 406, 407 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल को सरपास करने में कामयाब होता है ये स्टॉक, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 428 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही लेना है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रांग है, तो अगर डिप भी मिलता है तो ऐड किया जा सकता है। 394 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं फिसलता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कंटिन्यू किया जा सकता है। 406 के बाद इसमें 428 तक की तेजी भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। पालवे साहब, काफी दिनों बाद आप छुट्टी उट्टी में गए हुए थे क्या? जी हाँ आशीष जी। इंदौर? पालवे साहब इंदौर गए थे क्या? ऑडियो ही नहीं जा रहा पालवे साहब के पास। जी, इंदौर जा रहे थे? इंदौर गए हुए थे क्या? जी हाँ आशीष जी, फैमिली फंक्शन था, इंदौर गए थे छुट्टी के लिए। वही मुझे लगा काफी दिनों बाद आपके दर्शन हुए। अच्छा, इस बीच जतिन स्क्रीन पर है, क्विकली जान लिया जाए आज ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से इंटरेस्टिंग आइडियाज है।
यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए 3-4 स्टॉक्स जो डिस्कस करेंगे ब्रोकरेजेस में, सबसे पहले थर्मैक्स, जहां जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है 2520 के टारगेट के साथ, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से लेके क्लीन एनर्जी में एक बड़ा ग्रोथ एवेन्यू थर्मैक्स के लिए दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा जो कैपिटल गुड्स में और केपेक्स की जो थीम है उसके चलते भी थर्मैक्स को फायदा होना चाहिए। अगले 3 वित्त वर्षों के लिए जेफरीज को लगता है थर्मैक्स की ईपीएस ग्रोथ में लगभग 42% का सीएजीआर ग्रोथ होना चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखाई पड़ते हुए जेफरीज को थर्मैक्स के लिए। इसके अलावा सीएलएसई का आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के लिए। सीएलएसई को लगता है दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो एक माइक्रो फाइनेंस का डायरेक्ट प्ले है, उसके मुकाबले लगभग 40% सस्ता बुक वैल्यू के वैल्यूएशन के चलते आपको दिखाई पड़ रहा है। तो एक प्रेफर्ड पिक के तरीके पे उनको लगता है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में खरीदारी करनी चाहिए। उनका लक्ष्य फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे 550 का है और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे उनका 1250 का टारगेट है। तो दोनों ही माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है उस पर सीएलएसई की नजर है, दोनों पे ही खरीदारी की सलाह है। टारगेट प्लेट आपके स्क्रीन। दोनों में खरीदारी की सलाह, लेकिन फ्यूजन के वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, बढ़िया मूव्स दिखाएगा। और थर्मैक्स एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिसमें आने वाले समय में बहुत तगड़िया सीएजीआर ग्रोथ शायद देखने को मिले। आज कैपिटल गुड्स, सीमेंस में कहा मानस आपके रडार पे था, थर्मैक्स देखिएगा क्विकली, टेक्निकली फंडामेंटली तो खैर पसंद आ रहा है। ओके, तो देखिए अगर थर्मैक्स की बात करिए तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा करेक्शन कल देखा और स्टॉक 20 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया, वहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिले, 2075 तक किस तरह देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। कोई ब्रेकआउट 2220 के ऊपर देखने को मिलेगा तभी खरीदारी करेंगे। हो गया व्यू थर्मैक्स पे। 3 साल की कहानी अपनी जगह, टेक्निकली कहां पे खरीदना है वो मानस ने हाईलाइट कर दिया। अब एक काम करा जाए, सारे इंपॉर्टेंट कल के बजर्स, मूवर्स और इंपॉर्टेंट सारी खबरें सब डिस्कस हो गई। इस शो को समेटते मुनाफे की तैयारी को। अब शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में फिर स्वागत है आपका। पहला सौदा की तैयारी कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिर बता रहा है आपको कि टिक नहीं पा रहा है मामला। वो मतलब जो 73 पॉइंट हो गया था वो हमारा डिवाइन इंटरवेंशन, वो थोड़ा सा फिर मामला गड़बड़ा रहा है। हालांकि अभी भी मैं यही कहूंगा कि आज पहला घंटा निकल जाने दीजिए, थोड़ा पैनिक और हो जाने दीजिए। पहली रिकवरी में ऑब्वियसली सेलिंग आएगी, हो सकता है हम कल का लो भी तोड़ दें और उसके बाद शायद एक मीनिंगफुल बाउंस आया। अगर आया तो पहला घंटे का लो अगर खासतौर से होल्ड किया और बैंक निफ्टी में खासतौर से अगर फर्स्ट आवर लो होल्ड किया, बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर इस समय बैंक निफ्टी, और रिस्क रिवॉर्ड के तहत लोअर लेवल पर सेलिंग का मेरे ख्याल से मौका नहीं है। हाँ, सेल ऑन रैली जरूर बनता है, लेकिन लोअर लेवल पर मुझे लग रहा है कि शायद आज एक बाय ट्रेड भी अप्रोच बन सकती है। और इक्विटीज का रुझान कल भी ठीक था सुबह, आज भी यूएस के फ्यूचर्स वीरू आधे % मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और फिर फर्स्ट पड़ गया था एसजीएक्स और देखते हैं कहां सेटल होता है। लेकिन प्री ओपनिंग मूव्स लग कैसे रहे? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। चलिए आई कूदते हैं एग्जैक्टली आप देखें प्री ओपन में ट्रेजेक्ट्री क्या है। 17,002 लीजिए 16,996, इसके भी दीदार हो गए आपकी स्क्रीन पे। 160 अंक नीचे और लगभग 445 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ। देखिए पहले तो वो खेमा रखिए जो कि आज हरकतों में न्यूज में था, और ल्यूपिन आई थिंक सबसे पहले मैं उसको देखना चाहूंगा कि एग्जैक्टली वो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, और साथ ही साथ सोना बीएलडब्ल्यू, इन दो स्टॉक्स को देखूंगा। उसके बाद ल्यूपिन आपकी स्क्रीन पे करीब 0.5% ऊपर एक रेस्ट्रिक्टेड गेंस के साथ लगभग 658 पे, सोना बीएलडब्ल्यू आपकी स्क्रीन पे लगभग 2.25% ऊपर 415.90। अब आते हैं एग्जैक्टली आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे जो कि दिग्गजों के हैं आपकी स्क्रीन पे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देखिए परसेंटेज में फोकस मत कीजिएगा, बट स्टिल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दिक्कत का सबब यही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने कल प्रेशर डाला था वो भी बैकफुट पे है, और आईटी में टीसीएस
और बैंकों में एक बार फिर से कोटक महिंद्रा बैंक ऑन द बैकफुट है। स्टेबल क्या है इसमें याद रखिएगा, गेल जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, अच्छा करता हुआ, और आईटीसी लगभग 385-60 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, ठीक ठाक मूव है यहाँ पे। और मेटल्स में हिंडाल्को और साथ ही साथ एचयूएल और इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे दिग्गज जो कि इस वक्त विद पॉजिटिव बायस ट्रेड करते हुए। अनुज, गुड मॉर्निंग, कैसी रही यात्रा और साथ ही साथ मतलब जो आपकी गुजरात की थी, और मैच कैसा रहा? गुड मॉर्निंग वीरू। खैर एक ही दिन गया मैं, वो थोड़ा सा एक्चुअली अब थोड़ा सा तबीयत नासाज थी, फिर भी एक जैसे कहते हैं एक संडे का दिन था, तो विराट कोहली का सेंचुरी का चांस लग रहा था, तो चला गया वो और देखा है मैच। हालांकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। वो अभी भी काफी नासाज है, तो लेकिन हाँ नजारा बस एटमॉस्फेयर अलग ही था। बस एक चीज है, मुझे थोड़ा दुख होता है कि टेस्ट मैच, वो भी इतने अच्छे स्टेडियम में, और स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली होता है, तो थोड़ा दुख होता है। मतलब भरना चाहिए स्टेडियम। टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक पिनेकल है गेम का, वो थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट मुझे लग रहा है देश में थोड़ी कम हो रही है, उसको लेकर थोड़ा दुख जरूर होता है। यही स्टेडियम आईपीएल में आपको एक पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये मुझे बस थोड़ा सा एक वो लग रहा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। लीजिए फोटो आ गई है, बढ़िया स्टेडियम है। स्टेडियम जबरदस्त है, स्टेडियम जबरदस्त है। मैं एक चीज कहूंगा, ये वर्ल्ड के किसी भी स्टेडियम को वो देगा, टक्कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार आप एक मेस्मराइजिंग स्टेडियम है, और मैं तो इमेजिन कर रहा था अगर भरा होता तो क्या होता। और अगर भरा हो, और अगर स्पेशली नाइट टाइम हो, फ्लड लाइट्स लिट हो, अलग एक्सपीरियंस होगा उसका। इतनी छोटी सी क्राउड ने भी वैसे काफी नॉइस क्रिएट किया था। फुल होगा तो एक अलग लेवल का स्टेडियम बन जाएगा। ठीक भैया। अच्छा, ये अनीस कौन है भाई? हाँ एग्जैक्टली मैं भी पूछने वाला था। आशीष गलती से निकल गया, वो जबान फिसल गई थी। अच्छा, आज के रुपए के ओपनिंग प्लीज दिखाइएगा। 8212 के कल था, 8226 हो गया है, और हल्का दबाव बढ़ रहा है। 14 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। अब लाइए कमोडिटीज की ओपनिंग। कच्चा तेल 1.25% दबाव में, ये वो हर्षदा जो मेंशन कर रही थी, ब्रेंट कल और आज के बीच में 2% ओवरनाइट और करेक्ट कर गया है, इसीलिए यहां पे भी क्रूड दबाव में। सोना चांदी कल अच्छे मूव्स एंजॉय हो रहे थे, दोनों आज आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। सोना 230 रुपए नीचे, चांदी 305 रुपए का इस समय दबाव दिखाती हुई। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स पे बातचीत हुई थी, हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ एक लाल में डेटा पैटर्न्स, वो QIP इशू का जो भाव तय किया इसीलिए। अदरवाइज लार्ज ट्रेड जो हुए, सोना, BLW, महिंद्रा CI, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इन सबको ग्रीन लेके चल रहा हूं। गेल और नाल्को के डिविडेंड आउट्स बढ़िया, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज को लेकर खबरें बढ़िया। एस्ट्रल की एक्स डेट है, पिटा हुआ स्टॉक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने एक करार एक और कर दिया, एक और नए वेंचर में उतरने का, इसलिए बाकी सारे स्टॉक्स इन ग्रीन। चलिए, कई सारे सेक्टर्स है जहां पे दबाव है। कल बैंक निफ्टी में जिस तरह से पिटाई हुई है, सब कुछ सेटल हो गया, उसके बावजूद आप इनके एडीआरस देखिए, आप एक्सिस बैंक ऐसे सबके एडीआरस में दबाव है, और वैसे ही आईटी में भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा इस पे रेट पे रखें, और इसके अगेंस्ट में एफएमसीजी कंपनीज डिफेंसिव प्ले हैं तो रख सकते हैं। सब दिग्गज स्टॉक्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर लगा के रखिए, देखिए बाजार कैसा मूव करता है। जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए दोनों टीम्स हैं, और राजेश जी एक फ्लैट ओपनिंग के रुझान मिल रहे हैं फॉर द टाइमिंग। 17, 138, 139 का जोन यहाँ पे, 15 अंक नीचे। आपने टीम्स को देखा होगा, आकलन किया होगा, आपका 2 प्रिफर्ड जो चुनाव है इन टीम्स में से वो क्या है, बताइए। मॉर्निंग वीरेंद्र, देखिए अगर आशीष जी की टीम देखे तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथ प्ले करनी है। तो स्ट्रेंथ कहाँ है? तो मुझे लगता है कि गेल, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका चार्ट बेहतरीन है, स्ट्रांग है, तो गेल को बाय करेंगे 108 के स्टॉप लॉस के साथ। 110 का क्लोजिंग दिख रहा है कल का, तो 108 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होना चाहिए 115, 116। तो यहाँ पे और एक मूव मुझे लगता है, और एक टिक अपटिक गेल में आना चाहिए।
देखिए, अगर नीरज जी की टीम देखे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेल साइड की पोजीशन ज्यादा है, और उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने जो फोकस किया है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे ज्यादा किया है, जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, जिसमें स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई का स्ट्रक्चर ज्यादा वीक दिखता है, जिसने कल 200 डीएमए को थोड़ा वॉल्यूम के साथ, ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो आज जो भी पुलबैक मिले इसे आईसीआईसीआई बैंक में सेल की पोजीशन बनाए। 840 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और आईसीआईसीआई का जो सपोर्ट बनता है, वैसे अगर आप देखें तो इसका थोड़ा सा ब्रॉड बेस सपोर्ट 800 के आसपास बनता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको पहला टारगेट लेना पड़ेगा 816 का, और वो भी टूटता है फिर मुझे लगता है 800 तक ये फिसलेगा। तो इट्स सेल इन आईसीआईसीआई बैंक एंड इट्स बाय इन गेल। ओके, ये हो गया आज के वो जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनमें से जो प्रेफर्ड पिक्स के तौर पे नजर आता है, जो इंटरेस्टिंगली पॉइज नजर आते हैं। अब लेकर आइए भाई आज के सारे टॉप 10। पहले तो ल्यूपिन, क्योंकि यूएस एफडीए से कोई आपत्ति सामने नहीं आई है इनके बायोसिमिलर सेंटर के लिए पुणे में। अच्छी खबर है, देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने एक नई सब्सिडरी के गठन के लिए करार करा, डिटेल स्क्रीन्स पर है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने, आपको याद होगा, बीएमसी के साथ एक टाइप करा था जो जनवरी में अनाउंस हुआ था। उसके बाद वो टाइप के बाद वो लैब्स रोल आउट हो रहे हैं, उसके अपडेट्स आ रहे हैं। पहले 100 करे, फिर 100 का अपडेट आया, अब तीसरे 100 के, यानी कि अब कुल मिलाकर 300 हो गए। नई ये क्या है, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में खबर गलत आ रही है, आप अपडेट कीजिएगा। 100 और पैथोलॉजी सेंटर्स इन्होंने खोल दिए, वो अपडेट आ रहा है। भारतीय एयरटेल 3 सर्कल्स रह गए थे 22 में से, जहां पे एंट्री लेवल टैरिफ हाइक्स नहीं लिए थे, वो तीनों में भी हाइक्स ले लिए। वो तीनों सर्कल गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश, और जो बाकी टैरिफ हाइक्स लिए थे उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का हाइक इन तीनों में लिया है। एशियन पेंट्स, इंटरग्लो एविएशन, बेसिकली क्रूड से के डिराइव प्रोडक्ट्स जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट कूल ऑफ हुआ है। अभी कुछ देर पहले इंडिया में भी हम क्रूड की चाल दिखा रहे थे, 1-1.5% की दबाव के साथ कच्चे तेल में एमसीएक्स में शुरुआत हुई है। तो इन सबको इसलिए रडार पे रखा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेंटिमेंट पॉजिटिव है बस। सिंफनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, एक छोटा सा पर्सनल कूलर, इसीलिए इसको टॉप 10 में शुमार करा। सूर्य रोशनी को एक ऑर्डर, ध्यान रखिएगा स्टॉक कल बहुत पिटा हुआ है, 9% के आसपास है सूर्य रोशनी करेक्ट हुआ था। बाजार बंद होने के बाद एक अपडेट आता हुआ कि इनको एक 96 करोड़ रुपीस का एचपीसीएल से ऑर्डर मिला है। 2 लार्ज ट्रेड में महिंद्रा सीआई में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना चंक बेचा, जैसे सीएनबीसी आवाज ने रिपोर्ट करा था। सोसाइटी जनरल ने मेरे ख्याल से जो एक बड़ा तबका खरीदा, बड़ा चंक, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, इसमें लिखा नहीं, लेकिन सोसाइटी जनरल था शायद वो, तो एफआईआईज ने एंट्री करी है, एक ही नाम सामने आया था। सोना बीएलडब्ल्यू में जो ब्लैकस्टोन ने 20% स्टेक बेचा, उसमें तो बतेरे डीआईआईज, एफआईआईज के नाम सामने आए। तो ये दोनों स्टॉक्स आज रडार पे, सेलिंग तो हो गई, जिन्होंने खरीदा उनके नाम पे शायद आज स्ट्रीट रिएक्ट कर रही है। और गेल इसीलिए क्योंकि कल की बोर्ड मीट ने इंटरिम डिविडेंड डोल आउट करने का फैसला लिया है, अच्छा खासा 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड पर शेयर ये देंगे। लाइए भाई, प्री ओपन जो सेटल हुआ है स्क्रीन पे दिखाइएगा। निफ्टी एकदम फ्लैट शुरुआत करेगा, ना कि 1/3% जो उछाल शुरुआत में एजेक्स निफ्टी दिखा रहा था। हम फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करेंगे, जबकि यूएस फ्यूचर्स मजबूत खड़े हुए, फिर पस्त पड़ रहे। निफ्टी बैंक कल के तगड़े प्रेशर से नहीं उभरेगा, ये भी फ्लैट लाइन के आसपास, लेकिन विरुद्ध 40-50 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ ही शुरुआत होनी है। तो ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होगी, कोई हरियाली एटलीस्ट अभी नजर नहीं आ रही। प्री ओपन जब सेटल हो, उसके बाद एक बार आज से सुबह 7 बजे हमने मॉर्निंग कॉल में स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, तो उसको रिविजिट कर लिया जाए। जी आशीष, पहले तो वो सिम्फनी के छोटे से कूलर की हवा लीजिए, मस्त मस्त। मैंने आपको भेजी थी ना इमेज, कैसा लगा वो मैंने कल ट्विटर में अपडेट करी थी न्यूज के साथ। ये ऐसा प्रोडक्ट देखे हुए हैं, चाइना का माल बहुत है ऐसा वाला। अभी सिम्फनी कितना इम्पैक्ट करेगा पता नहीं। एग्जैक्टली वही चाइना का माल था ऐसा। वो छोटी सी 2 बर्फ की सिल्लियां भी, दो बर्फ होती थी ना, उसमें डाल सकते हैं आप पीछे, और वो फिर ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, जिससे आप शाम को सिकाई करते हैं, वो बर्फ डाल सकते हैं आप उसमें। खैर चलिए, अब सिंपली से बाहर निकल के आते हैं थोड़ा सा, और सिकाई देखते हैं ये प्री ओपन की ट्रैजेक्टरी क्या है। इट्स 17,160, देखिए ये रहा कलर। हालांकि ये जो चाइनीज प्रोडक्ट है,
चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उससे कहीं खूबसूरत है आशीष। दिख अब मेरे को ये मालूम नहीं कि पीछे इसमें वो रैक है कि नहीं बहुत है। बड़ा रहा है, ये होगा एक चूसा आपके लैपटॉप के बगल में शायद रखा रहेगा इतना सा। और हाँ उसके पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिएगा। गजब। चलिए अच्छा आशीष देखिए अप्रोच यही रहेगी। पहली बात तो इसमें कोई राय नहीं कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, बट बाजार अभी जंप नहीं कर रहा है, एंटर नहीं कर रहा है कॉल राइटर्स के जोन में। कल भी ऐसा ही हुआ। सुबह हम थोड़े से अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स को देखने के बाद पॉजिटिव्स तराशने लगे थे, लेकिन सिंक हुआ बाजार एग्जैक्टली उन्हीं क्लस्टर से जो कि कॉल राइटर्स के जोन थे 17,556। मैं आशीष यही कहूंगा कि आज भी इनफैक्ट अप्रोच वो रहेगी, लेकिन लोअर लेवल्स पे 17,000 सुबह के लेवल्स लेके आइएगा, याद रखिएगा। अगर आप शॉर्ट हैं और शॉर्ट ऑन राइज करना चाहते हैं तो 341 17,341 आपके लिए हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी होगी, उसके ऊपर नहीं। और जब आप शॉर्ट करें याद रखिएगा तो नीचे जो पिवट पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूं उस पर प्लीज अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। 17,101 17,0444 और 17,010 याद रखिएगा। द मैक्सिमम हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी जहां पे मैं अपने शॉर्ट्स को अटेम्प्ट कर सकता हूं वो है 341, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर एक शॉर्ट स्क्यू स्विंग आपको 42847 पर ले जा सकता है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। याद रखिएगा ग्लोबली और शायद भारत में भी इस पूरी सेलिंग का जो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु है वो है बैंक निफ्टी। इसने कल एक डिसाइसिव जोन को वॉलेट किया है, दैट वाज 40,000। अभी भी जो आज आवाज पे मैंने सुबह सुबह मेंशन किए हैं लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन जब तक नहीं कटे बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बाय मत कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा बेस 1 बेस 2 पे फोकस कीजिएगा, हमेशा बेसिस पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते रहिए। चेंज इक्वेशन अगर कोई इंडेक्स कर सकता है तो वो है निफ्टी आईटी। शुरुआती 1 घंटे में उसको देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, क्योंकि शुरुआती कल के 1 घंटे में भी निफ्टी आईटी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। खैर जब खुलेगा तो एक बार फिर से जज करेंगे, लेकिन प्री ओपन को थोड़ा सा फ्री और देखते हैं। 1-2 स्टॉक्स फ्यूचर्स को अगर आप देखिए मार्क कर देते हैं यहां पर। एक बार लेके आइए आपकी स्क्रीन पे गेल, ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक आईटीसी, मानस गेल और आईटीसी मैंने इनफैक्ट कल भी डिस्कस किया था। गेल में हल्का सा अगर आप देखें कल एक रिवर्सल टाइप की पैटर्न थी, बट अगर ट्रेड करना हो ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में आप किसको प्रेफर करेंगे आज? देखिए आज के लिए तो डेफिनेटली गेल पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि गेल के पैटर्न ज्यादा बेहतर लगते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर एक लॉन्ग ट्रेड लेना होगा तो गेल में खरीदारी करेंगे। 107.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 114 के लेवल्स को टच करने का है। ओके गेल और आईटीसी पर आप देखिए आपने ये एक टेक दिया, और आई थिंक ट्रेडेबल क्या लग रहा है, क्या चीज कर सकते हैं उसमें। एक बार आप जरा बजाज फाइनेंस लेके आइएगा, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। राजेश पालवे जी, बजाज फाइनेंस 58-33 ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ क्लोज अपने 3 फरवरी के लो के आसपास। मैं इस पर आपका एक आउटलुक रखूंगा, प्लीज याद रखिएगा इस स्टॉक को। जैसी ओपनिंग होगी उसके बाद आपका एक व्यू लूंगा इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए। 6 रुपए इस वक्त ऊपर ट्रेड कर रहा है। खैर अब मात्र 26 सेकंड बचे हैं और अब चलते हैं इस ओपनिंग को देखने के लिए। आशीष गुजारिश है आपसे, मंगलवार को तो कुछ राहत दिलाइए, कुछ तो करिश्मा दिखाइए। योर विश इज माई कमांड। थोड़ी बहुत हरियाली नजर आएगी, ऐसा नहीं है कल जितना बेटर रहनी चाहिए। लेकिन यूएस के फ्यूचर्स जैसे और तेजी तूल पकड़िए, 2/3% ऊपर लीजिए। पहला टिक तो हरे में बाद में देखा जाएगा। 17-18 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 17,170 के आसपास के लेवल्स पे शुरुआत करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठंडा है बिल्कुल, बस कहने के लिए हरे निशान पे बैठे हैं हम लोग इस समय, और अब हम एकदम फ्लैट लाइन के आसपास। ठीक है 10-11 पॉइंट ऊपर 17,165। कोई नीडल मूव नहीं हो रहा वहां पे। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है, ये भी कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। अब धीरे धीरे टिक्स आ रहे हैं 50-60 पॉइंट ऊपर, 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। निफ्टी आईटी पस्त पड़ा हुआ है, सारा मार्केट एकदम ठंडा है। अरे कंफ्यूज कर दिया एकदम से, मुझे लगा बैंक की जगह निफ्टी रख दिए। आईटी पस्त पड़ा हुआ है। ठीक है ये हो गया कुछ। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर पॉकेट देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टर साहब आगे बढ़ेंगे। 17,170 के आसपास निफ्टी फ्लैट लाइन पे। मेटल्स 1/4% भी नहीं है, सब फ्लैट है। ऑटोज एकदम फ्लैट कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। कुछ इंडिविजुअल ऑटो स्टॉक्स पे बिकवाली के कॉल हैं आज। एफएमसीजी का सब मार्केट एकदम कंफ्यूजन में है।
निफ्टी फार्मा के तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के मूव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो और ल्यूपिन सब खबरों में, शायद उसका फर्क पड़ रहा होगा। 1/3% उछाल के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई निफ्टी रेड में आ गया है। कहां 10 पॉइंट ऊपर था, कहां 17 पॉइंट दबाव में। निफ्टी बैंक लाल में, निफ्टी आईटी 1/4% दबाव में। सब थोड़ा सा पस पड़ना शुरू हो रहा है। अब मार्केट मिड कैप्स फ्लैट खुले, स्मॉल कैप्स फ्लैट खुले। ब्रेथ बेटर है, 2:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। 2/3 शेयर्स एटलीस्ट इस समय हरे निशान में कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। लाली बढ़ रही है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स 1/4% दबाव में। इंपैक्ट निफ्टी पर 32 पॉइंट। अब हम लाल निशान के साथ निफ्टी में कामकाज कर रहे हैं। तो अब वापस लाल हो गया, हरा देखने के लिए ही था बस थोड़ी देर का। लाइए 50 स्टॉक्स निफ्टी छोड़े जा रहा हूं 17,120 के लेवल्स पर। दबाव कहां है पहले उससे शुरू करा जाए। रिफ्रेश करिए इस विंडो को प्लीज, क्योंकि दो अदानी स्टॉक्स नजर आ रहे हैं मुझे। अब ठीक है। अदानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा निफ्टी का लूजर। अदानी एंटरप्राइजेस, दोनों अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फिर प्रेशर में, टॉप लूजर्स की कड़ी में। इस फ्लेट को रिफ्रेश करते रहिए, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ऑटोज में एमएनएम, ऑटोज में मारुति, टाटा मोटर्स, ये सब कमजोरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर टॉप लूजर्स के तौर पे। पेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई क्रूड की चाल का फर्क नहीं है। एशियन पेंट्स आज 1% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स देखने हैं मुझे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, सब परसेंटेज में 1/4 से आधे % के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बस इन सब के बीच में एसबीआई फ्लैट है, स्लाइटली इन ग्रीन कहने के लिए फ्लैट खुला एकदम। बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स दबाव में। अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। आरआईएल को स्टेबिलिटी लौटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ 1/4% बस आरआईएल इस समय मजबूत है। टीसीएस हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत कर रहा है 1/4% ऊपर। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, आईटी अब थोड़ा सा मूव दिखा रहा है मुझे लगता है। यार दिखाइएगा इंडिया, हाँ ये रहा हरे निशान में आ गया, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स अब मूव दिखा रहे हैं। इन्फोसिस 2/3% ऊपर, टीसीएस आधे % की मजबूती के साथ, एचसीएल टेक ऊपर आपको मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये अच्छी कहानी। आईटी अच्छा कर रहा है, आरआईएल और आईटीसी 1/4% के साथ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। और लार्सन एंड टुब्रो एक और हैवीवेट 1% मजबूत। कुछ हैवीवेट मूव करना शुरू कर रहे हैं, ये अच्छी खबर। लाइए इंडेक्सेस को स्क्रीन पे वापस। निफ्टी झूल झाल के वापस हरे में ही आया है। निफ्टी आईटी हाँ 1/3% अब मजबूती के साथ निफ्टी आईटी इस समय कामकाज करता हुआ। वीरो ले दे के हरे में तो ले आए हैं अपन, देखते हैं अब दिन कैसा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन 17,170 निफ्टी और निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट कल के क्लोजिंग लेवल पर। ये शुरुआत के 4 मिनट का अब तक का सार। आशीष, एक चीज अच्छी है कि निफ्टी ने कल के लो को वॉलेट नहीं किया। दैट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन इनिशियल 3 मिनट्स एटलीस्ट। और याद रखिएगा अगर ये ट्रेजेक्ट्री निकलती है, मतलब कल का लगभग क्लोजिंग के वक्त का एक लेवल था करीब 17,197, तो हाँ शायद हम 17,251, 341 की रेंज को हिट करें। बट यस, शुरुआती अगर आप देखें 4 मिनटों में कल के लो को वॉलेट नहीं निफ्टी ने किया है। बट निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक में अभी वो अग्रीमेंट नहीं है। वो अगर आप जैसे कहते हैं ना, आई मीन कि हाँ मैं कल के लो को डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी ये लोअर शैडो में ट्रेड कर रहा है। लोअर शैडो यानी कल का क्लोज और कल का लो, उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? 29,397 और कल के लो को डिफेंड किया, कल की लोअर शैडो से, यानी कल के क्लोज और कल के लो से बाहर निकल के अब थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करता हुआ। बट स्टिल याद रखिएगा अभी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्टॉक्स पे अच्छा क्या लग रहा है और जो ग्रिप ले रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और फार्मा आपकी स्क्रीन पे करीब 1.5% ऊपर। और क्या कर रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट है, नो नॉट एग्जैक्टली। ओरेकल फाइनेंशियल्स 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ल्यूपिन आपकी स्क्रीन पे आप देखें ट्रेड करता हुआ 1.25% ऊपर चला, लेकिन 20 डे में से अगर आप देखें थक गया। उसके बाद मैकडॉनल्ड्स आपकी स्क्रीन पे यस 767.40, ये स्टॉक आज पहली बार पोस्ट 23 जनवरी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है। मेरे ख्याल से आज किसी के कॉल में भी शामिल था ये। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट, एनएमडीसी और साथ ही साथ एलटीआई माइंट्री, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छा करते हुए। और बैकफुट पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, बैकफुट पे दोनों के दोनों। अंबुजा सीमेंट्स लगभग 7% नीचे। देन एमएनएम में प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है वो आज भी कायम है। और एमएनएम आपकी स्क्रीन पे अब ये स्टॉक लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी से 40 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। बट बैंक निफ्टी में अभी भी एग्रीमेंट नहीं है। आपकी स्क्रीन पे कल के लो को वॉलेट करने की कोशिश में बैंक निफ्टी करीब 17,161। आशीष ट्रेड लेना शुरू करें यहां पर।
लेने शुरू करे जाएं। अच्छा, एक चीज, निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस समय रेड में है, एचडीएफसी बैंक को छोड़ के। तो ऐसा नहीं, कल भी सारे के सारे लाल में थे, आज भी लाजली सब लाल में ही आपको ट्रेड करते हुए इस समय नजर आएंगे। खैर, ये और एक और चीज थी, अदानी के सारे स्टॉक्स प्रेशर में, कई सारे लोअर सर्किट में लॉक्ड हैं और जो कुछ बाहर के वायदा के हमने हाईलाइट किए थे कैसे वो प्रेशर माउंट। सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स आज 1.5 से लेकर 7% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए, ये ध्यान रखिए। दो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी। अब एक काम करो, पहले आप क्विक सिंगल्स ले लिए जाएं, हमारे एक्सपर्ट्स ने जो स्टॉक्स चुने उन पे बातचीत कर ली जाए। और गाबा सर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। गाबा सर ने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है। गाबा सर, कौन सा? फार्मा, दवा दारू था, सुबह दारू था, दवा और फार्मा 459 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 465 470 जोन तो वहां तक जाना चाहिए। टॉप होगा 452। यस, और फार्मा जाना चाहिए आपको। दवा दारू दोनों गाबा सर के रडार पे मंगल के दिन। और विंडो फार्मा तेजी, खबर है यूएसएफडीए का अप्रूवल भी इनकी ड्रग को लेकर, तो बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दे रहा है, पसंद आ रहा है। इन लेवल्स पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। मानस, खुलने के बाद क्या पकड़ा? देखिए, ग्रासिम पे ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रासिम ने कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था। जो 1560 का सपोर्ट था उसको बीच किया था। आज मॉर्निंग में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, वहां स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये कॉल कैश में है, ऑप्शन में नहीं है। 1570 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, कैश लेवल्स हैं ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखे ग्रासिम को एक शॉर्ट कॉल लेना है ग्रासिम में, और 1510 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ग्रेसिम में एक सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे। ग्रेसिम एक बार लेके आते हैं, थोड़ा एक अपडेट भी देते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप देखें स्टॉक कर क्या रहा है। जो ये कॉल ली गई है 1550 पे, ये क्रिटिकल अपडेट है कि ग्रेसिम अब 25 अगस्त 2022 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। और जब आप इसे ट्रेड करें, प्लीज नजर में रखिएगा, इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, एक बहुत ही बेरिश पैटर्न होती है ये, जिस पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। राजेश जी, आपका ट्रेड पिक करेंगे? विनय जी, डिस्क्लोजर के साथ कि क्लाइंट के साथ ये पोजीशन शेयर की गई है। इट्स अ सेल इन हेवल्स। मुझे लगता है हेवल्स में जो 1200 और 1230 ये जो क्लस्टर था वो इनफैक्ट है। हमने देखा पिछले 10 दिनों में इसने बहुत मेहनत की, लेकिन ये क्लस्टर नहीं निकला और आज ये रिवर्स कर रहा है और 1200 के नीचे फिसला है। तो इट्स अ सेल इन हेवल्स। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो रहेगा करीबन 1210 का, डेज हाई के ऊपर एक 5 पॉइंट रखेंगे। और जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कम से कम ये 1160 1150 के लेवल तक फिसलेगा। तो इट्स अ सेल इन हेवल्स। भाई साहब ध्यान रखिए, दो राजेश जी हैं। पालवे साहब भी आई एम श्योर तैयार हो होंगे जब आपने पूछा होगा। पालवे सर, आपके रडार पे क्या आया? पालवे सर, क्विक सिंगल आज का। आशीष जी, सेल साइड का स्टॉक है, कैनफिन होम पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर जी, तो कैनफिन होम पे यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हुए, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और सेल ऑफ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 525 520 तक की डाउन साइड पे टारगेट एक्सपेक्ट करें तो कैनफिन होम फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस होगा करीब 548 रुपए के आसपास। कैनफिन होम्स 538-45 पे, इट्स अ सेल कॉल। और याद रखिएगा, बैंक निफ्टी अब कल के लो को वॉलेट कर रहा है। निफ्टी ने थोड़ा एडवांटेज लेने की कोशिश करी निफ्टी आईटी से, लेकिन अब निफ्टी बैंक का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है। मैं याद रखिएगा, अच्छा एट 39373, मतलब जब 73 वॉलेट हो गया, इसका मतलब यह है कि आपने 23 जनवरी के लो को वॉलेट कर दिया। यानी टेक्निकली अब आप अक्टूबर के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक पे। और इस इन्वर्टेड फ्लैग को देख के मुझे अगर आप देखें काफी डर भी लग रहा है। बट एक चीज याद रखिएगा, बताओ ट्रेडर, अगर आपको शॉर्ट ट्रेड पे पैसे मिल रहे हैं, लेते रहिए, छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो लेते रहिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इट्स कंप्लीटली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। छोटे प्रॉफिट्स लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे साथ शिवांगी शादा जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या चीज करना चाहेंगे इस बाजार में आप?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। हमने देखा है कि एमजीएल एक ऐसा गैस है जिसमें एक वीकली ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद इस हफ्ते फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्च के बाद। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट के जो वीकनेस के बावजूद रेजिलिएंट है, काफी अच्छी तरह से खड़ा है, तो ये स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 994 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 1030 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 970 के स्टॉप लॉस के साथ। एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड, वो एक्विजिशन के बाद से बढ़िया रीरेट दरअसल ये काउंटर होता हुआ, जहां पे ये नई ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने का मन बना रहे हैं। रखिए इसको रडार पे, अच्छा मूव देता हुआ आज तेजी का मन शिवांगी का। बहेती साहब, क्विक सिंगल का लेना है? आशीष जी, भारतीय एयरटेल काफी इंप्रेसिव लग रहा है, न्यूज फ्लो भी, और जिस हिसाब से 200 डेमो पे एक सपोर्ट लेकर 220 डेमो का एक क्लस्टर पे सपोर्ट लेकर स्टॉक बाउंस बैक दे रहा है, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 765 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है कि ये जो मूव है 790 तक के लेवल दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल खबरों के बीच में अच्छा मूव डिलीवर करता हुआ, और बहेती साहब कह रहे हैं इन लेवल्स पर तेजी में दरअसल और एंट्री पाने की मौके ढूंढिए, बढ़त और देखने को मिल सकती है। अच्छा गौरांग सर, आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गए थे, टॉप कॉल लिया नहीं था। गौरांग सर, टॉप कॉल कह लीजिए या फिर इस समय खुलने के बाद पिक वो बदलेगी तो है नहीं, क्या है प्रिफर्ड पिक जो जीत की आज की? तो बैंकिंग क्षेत्र में कमजोरी, और अभी हमारे मित्र वीरेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि काफी कुछ ओवरसोल्ड जोन में बाजार चला गया। सहमति रखते हैं हम उनसे। और एक कमजोर कड़ी थी इंडसइंड बैंक। ये मैं छोटी या मध्यम अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ध्यान में रखते हुए, और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो मेरे ख्याल से 1060 के थोड़ा बहुत नीचे कामकाज कर रहा है फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंडसइंड बैंक में मुझे लग रहा है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये इंडसइंड बैंक, ये फंडामेंटली हो सकता है इस रीसेंट प्रेशर के बीच में वॉलेटिलिटी रहेगा, अवसर ने टेक्निकल व्यू दे रखा है, लेकिन कुछ एक्यूमुलेट करने का मन हो, हल्की खरीदारी करने का मन हो, तो इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस करेक्शन के बीच में वापस अट्रैक्टिव हो चला है। एक मिनट, मैं वीरू के पास जाऊं, बढ़िया सी हम लोग स्टॉक स्पॉटिंग शुरू करें। वीरू, गौरांग से चले जाएंगे थोड़ी देर में, कुछ दिखाऊं क्या? दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए, यही है क्या गौरांग सर, जावा? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है जावा। ये जावा हमारे, मैंने तो कुछ और तरह की देखी हुई है, तो कुछ डिफरेंट टाइप की जावा है। उसकी जो हेडलाइट की हुड है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, वो पल्सर की बिठाई है, लेकिन इसके अलावा जो पूरी बाइक है ओरिजिनल जावा 1973 चेकोस्लोवाकियन इंजन। तो ये आपने उसका मुहैया जो है बदल दिया है, आपने किसी पल्सर वल्सर का ले लिया, ऐसा कह रहे हो आप? जो खाली हुड है, हेडलाइट का जो हुड है वो पल्सर का बिठाया, बाकी पूरी बाइक ओरिजिनल। अरे गजब। मैं एड्रेस भेज दूंगा, रात में चुराना चाहे तो चुरा सकते हैं। 50 साल का पुराना जबरदस्त एंटीक मॉडल, और देखिए क्या चमचमाती बाइक गौरांग सर की। लेकिन वीरो, कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए जाए आप। जी आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली, आप देखिए। और इस वक्त थोड़ा बैंक निफ्टी रिकवर हो रहा है, लेकिन निफ्टी आईटीएफ सिंक हो रहा है, करीब करीब 29,219 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। थोड़े से स्टॉक्स पिक कर लेते हैं जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं। एक बार आप लेके आइए एम्फेसिस आपकी स्क्रीन पे, फिर मैं थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ दिखाऊंगा आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त मार्केट ब्रेथ कैसी है? एम्फेसिस 1954 मानस, आई थिंक कल की एक हैवीएस्ट कैंडल के बाद आज एक बार फिर से पेन बढ़ता हुआ, और कल के लो को वॉलेट कर चुका है एक बार ये स्टॉक। आपका टेक क्या होगा? क्योंकि मैं पिछले कुछ मिनटों में देख रहा हूं निफ्टी आईटी प्रेशर फील कर रहा है काफी ज्यादा, ऐसे में एम्फेसिस आपका टेक? अभी भी काफी वीक लगता है, और आई थिंक 1900 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो करेंट लेवल्स पे नहीं, कोई उछाल मिले तो बिकवाली करिए। 2000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और 1900 रुपए के टारगेट सेट करना है। स्क्रीन पे मीनवाइल निफ्टी बैंक देखिए, वो जहां बात हुई थी ना हमारी, प्लीज प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते रहिए। जरा एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। अब इन्वर्स हो गया, जरा निफ्टी आईटी का, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का क्रॉस चार्ट लेके आइएगा, क्रॉस चार्ट लेके आइए एक बार। अब निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा है और निफ्टी बैंक रिकवर हो रहा है। 6
40 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। गजब टर्बुलेंस अगर आप देखें इस मात्र 15 मिनट के कारोबार में, गजब टर्बुलेंस है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी सिर्फ जब ये इंडसइंड बैंक की कॉल गई थी उससे पहले जो बात कर रहे थे ना कि शॉर्ट्स को भी कवर करिएगा, इससे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। ये देखिए बैंक्स एक बार मार्केट डाटा साहब वो लिखाइए, जरा स्टैट्स लिखाइए ब्रेथ के कि लॉन्ग शॉर्ट का इक्वेशन क्या है, क्योंकि अभी तक मेरे पास ओआई बिल्डअप के स्टैट्स जो है वो बहुत अगर देखें शार्प नहीं है, तो मैं उस पर नहीं आऊंगा क्योंकि मात्र 15 मिनट हुए हैं। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट की कॉम्बिनेशन को देखते हैं, लॉन्ग कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कितनी है। लॉन्ग मात्र एक, शॉर्ट कवरिंग है ही नहीं, हटाइए इसको। आई थिंक ये स्टैट्स अच्छे नहीं है, अभी ये मैच्योर नहीं हुए स्टैट्स हैं। मैं बताता हूं यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक क्या हो रहा है, बैंकों में क्या हो रहा है। देखिए इंडेक्स में शॉर्टिंग हुई है, कोई दुराय नहीं है। अगर बिल्डअप कहीं पर ठीक ठाक है तो वो है कैपिटल गुड्स। यहां पे जरा प्लीज दिखाएंगे एक बार, डिक्सन में शॉर्टिंग हुई है, एस्ट्रल में शॉर्टिंग हुई है, एलएनटी में आप देखें ओआई बिल्डअप लॉन्ग साइड पे है। राजेश पालवे जी एक बार एलएनटी को देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, आपका टेक यहां पे क्या है, 2167 ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर 33 रुपए ऊपर। बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है और जिस तरीके से एलएनटी ओपनिंग के बाद से जब बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, हमें लगता है आज के सेशन में जैसे स्टॉक में 2175 ये लेवल क्रॉस होगा तो फर्दर और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में 2200 तक की अपसाइड हमें लगता है ये कंटिन्यूएशन में आते हुए दिख सकती है। लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस अब जो रखना होगा करीब 2148 के आसपास रखना होगा लॉन्ग साइड का, और 2200 पहला टारगेट होगा, 12 सेकंड टारगेट। एलएनटी मार्च फ्यूचर्स 2171 पैकेट रेट करते हुए निफ्टी को एडवांटेज दे रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स एलएनटी उसमें शामिल है। प्लस याद रखिएगा मैं रिलायंस से बात करने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इंडेक्स के रिवर्सल, इंडेक्स के पुल बैक में मेरी रुचि है, तो इसलिए मैं इंडेक्स को यहाँ पे आकलन करने के लिए रिलायंस को इंक्लूड कर रहा हूँ। राजेश सतपुते जी, आप रिलायंस को कैसे रीड कर रहा है? 2302 एक इंपॉर्टेंट मार्क, साइकोलॉजिकल लेवल रीगेन करता हुआ कल की एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से करीब करीब इस वक्त 30 रुपए ऊपर। आपका टेक, रिलायंस कोई भूमिका निभा सकता है क्या इस पुल बैक में? आई थिंक वो निभा रहा है कि अगर आप इसका चार्ट पे देखें 15 मिनट्स आर्ली चार्ट, तो यहाँ पे क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि ये 2300 का जो लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हैं, मेरे हिसाब से इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 2300 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए अगर आपको रिलायंस में ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा, जहां पे टारगेट आप इनिशियली सेट करें 2340 2350 का। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 2300 से लेके 2350 ये एक रेंज बनेगी। तो आपको जो भी डिप मिलेगा, मुझे लगता है आज रिलायंस उतना टूटना नहीं चाहिए, 2300 को होल्ड करना चाहिए। तो इट्स बाय इन रिलायंस, स्टॉप लॉस रखे 2200 का। सो यहाँ पे लॉन्ग करे रिलायंस अबाउट 2300 मार्क। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 2303 पे ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखें इस वक्त स्विंग कहां कहां अच्छे आ रहे हैं इस क्रम में देखें तो जरा कैश से हट के थोड़ा सा अगर आप देखें, मैं फोकस करता हूं डेरिवेटिव वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में। अंबुजा सीमेंट्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे अभी इस वक्त कॉल्स इसकी 360 की डे हाई पर ट्रेड करते हुए क्या पिक करूं? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अब से कुछ देर थोड़ा आगे ही लगभग 370 की रेंज में इसका फॉलोइंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो मैं इसको यहां पे स्किप कर रहा हूं। एसीसी को अगर आप देखें अभी शामिल करते हैं, एसीसी क्या कर रहा है, ये कितना क्लीन चार्ट है, एसीसी करीब 1767, नो नॉट एग्जैक्टली, इसको भी स्किप करता हूं। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स यूएसएल, काम की बात करते हैं अब। प्रकाश सर, यूएसएल अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाउ एट डे हाई करीब 1.25% ऊपर, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? आप बाय साइड, जैसे कि मैंने सुबह एक्सप्लेन किया कि जो नीचे गिरावट आई थी वो अब थम गई, देयर वाज वीकनेस इन द वीकनेस, तो आपको तो मिलना ही था। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ट्रेड करा है 764-65 के आसपास, मुझे लगता है 780 तक जा रहा है मैटर ऑफ टाइम, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है 770, 70, 75, 780 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। इट्स अ गुड बाय, जगह अच्छी है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, जो शुरुआती अगर आप देखें जब आशीष ने मेरे को टॉस किया था, जब मैं डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स देख रहा था, उसी वक्त मार्क किया था मैंने कि अगर मैं सिर्फ आइसोलेशन में 20 डे मार्क को लेकर चलूं, बाकी दूसरे एवरेजेस को इंक्लूड ना करूं, तो अगर आप 20 डे मार्क की भूमिका को देखें तो 22 दिसंबर 2022 के बाद फर्स्ट टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 20 डे मार्क के ऊपर ट्रेवल कर रहा है यूएसएल। अब जरा आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का पुल बैक अब सीरियस हो रहा है।
क्या इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में? 39,821, 39,904, अगर ये जोन बाइसेक्ट हो जाए तो ये पुल बैक सीरियस हो जाएगा। ये मॉर्निंग में स्टडी हमने किया भी था, मेंशन किया भी था, वो लेवल्स स्क्रीन पे मेंशन भी हैं, वो इस देर में आ भी जाएंगे। और उसको जनरेट करने के लिए कॉम्बिनेशन जो चाहिए, थैंकफुली वो अच्छा भी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या कहती है? इसमें एक्सिस बैंक नहीं है, आप कंफर्टेबल होकर बोल भी सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI सब डिलीवर करते हुए, आपका टेक अप बैंक निफ्टी पर? जरूर बना है ये स्टॉक्स में, हमें लगता है, और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे लेवल से पुल बैक जरूर बना है। 39,500 के आसपास से ही फ्यूचर में देखें तो एक पुल बैक बना है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जहां पे हमें लग रहा है HDFC बैंक पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक पुल बैक जो बना है एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ऑलमोस्ट एक देखें तो इसके जो स्विंग लो बने थे जनवरी में, उसके आसपास से ही स्टॉक ने एक बेस बना के वहां से पुल बैक बनाते हुए दिख रहा है। 1600, 1610 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1575 छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे, और HDFC बैंक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिखेगा, 1610 तक के अपसाइड के लिए लिया जा सकता है। ये हो गए कुछ चुनिंदा बैंक जो पालवे साहब को इस समय पसंद आ रहे हैं। क्विकली आज के कुछ स्टॉक्स न्यूज जो मेंशन होते हैं उनको बता देता हूं। इंपैक्ट जो मीनिंगफुल इंपैक्ट है वही हाईलाइट कर रहा हूं। डेटा पैटर्न्स 2.5-2.25% दबाव में। भाई QIP का इश्यू प्राइस कल की क्लोजिंग से 100 रुपए नीचे तय हुआ था, तो उसी का खामियाजा यहां पे इस समय देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट्स, कच्चे तेल में कूल ऑफ का कोई ज्यादा असर नहीं, अब तो आधे नहीं 2/3% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। अच्छा, एस्ट्रल जो है आज एक्स डेट है उसकी, इसीलिए आपको कल का भाव और आज के भाव में बड़ा मिसमैच दिख रहा होगा। हालांकि ये एडजस्टमेंट के साथ हल्की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन 3 पर 1 बोनस की आज एक्स डेट थी। जो स्टॉक्स कुछ तेजी दिखा रहे हैं, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स फिर 4% ऊपर है। रह रहे कि जब भी वो अपडेट आ रहे हैं बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है मुंबई के वो पैथोलॉजी सेंटर्स को लेकर। सोना BLW कल के प्रेशर से उभर रहा है। वो लार्ज ट्रेड के बाद जो मार्की नेम्स चेक इन हुए शायद उस पर रिस्पॉन्स, लेकिन ऑफ डेज हाइज है, 2.25% के उछाल के साथ फिर भी ट्रेड है। सूर्य रोशनी को जो ऑर्डर मिला उसके लिए 0.25% ऊपर। सिंफनी, वो जो वीरू ने इमेज तक दिखा दी उससे उत्साह बढ़ गया है। कूलर का वो पर्सनल कूलर 1.5% ऊपर है। और विंडो फार्मा 1.25% का जंप है। मेरे ख्याल से खुलने के बाद गाभासर का ये प्रिफर्ड क्विक सिंगल भी था। भारतीय एयरटेल 1% प्लस का मूव, टैरिफ हाइक्स, और ये बहेती साहब का क्विक सिंगल आज का। महिंद्रा CIE कल के उस प्रेशर से बहुत मीनिंगफुली उभरा है नहीं, अभी 1% से कम के उछाल के साथ ही, हालांकि इन ग्रीन इस समय ट्रेड करता हुआ। खैर, ये जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो सब फ्लैटिश नोट पर, तो उनको मेंशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैं एक काम कर रहा हूं, 4 का चौका का टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स अब अगले सेट ऑफ पिक्स रेडी रखें। सस्ता ऑप्शन स्क्रीन पर लेकर आइए, और आज सस्ता ऑप्शन के लिए हम लोग पालविया साहब के पास जाने वाले हैं। डायरेक्टर साहब, पालविया साहब का ऑडियो आज दिक्कत कर रहा है, प्लीज सॉर्ट आउट करिएगा, सस्ता ऑप्शन ट्रेड गड़बड़ ना हो जाए हम लोग का। और FNO सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल के पास लखनऊ चला जाएगा, तो मानस बताएंगे एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन ट्रेड। चार्ट का चमत्कार, गाबा सर ने सुबह ही सुरूर दे दिया है, तो गाबा सर ही बताएंगे चार्ट्स पे कहां नजर रखनी है। और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सोलंकी साहब, गुड मॉर्निंग। एक बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया प्लीज रेडी रखिएगा। वीरू, वो FNO स्कैन, आई एम श्योर अब थोड़ी सी रिपोर्ट इमेज इंप्रूव नहीं हुई क्या, दिखाई जरा। अच्छा, हमारा डेटा अपडेट नहीं, अभी भी आज कुछ दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत है। आज छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा और क्या पता अच्छे के लिए हो रहा हो, थोड़ा बाजार को और ठीक होने दीजिए, है ना, फिर ले लेंगे। चलिए, इस बीच एक दो स्टॉक्स मार्क कर दूं क्या मैं, आशीष? अरे बिल्कुल। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे कुछ देर से अगर आप देखें, SBI लाइफ थोड़ी सी हरकत दिखा रहा है, और जरा SBI लाइफ लेके आएंगे करीब 1090। अरे गजब पुल बैक यहाँ पे, बट याद रखिएगा शब्द का चुनाव जो मैं कर रहा हूँ, इट्स अ पुल बैक। कल की कैंडल बहुत गंभीर थी, बहुत अगर आप देखें लालिमा छाई हुई थी, लेकिन कल का लो बहुत डिफाइंड था।
1 फरवरी का जो बजट डे का आपको याद होगा, सारे के सारे स्टॉक्स जो थे पोस्ट बजट, आई थिंक जो रेगुलेशंस में जो बजट में अनाउंसमेंट की गई थी, जो जिसने इंश्योरेंस सेक्टर को ट्रबल में डाला था फॉर द टाइमिंग, उस दिन का लो कल का लो सिमिलर था और आज वहीं से अगर आप देखें पुल बैक दे रहा है। मानस, एसबीआई लाइफ पर आपका टेक 1091.55 डे हाई की क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से स्टॉक पुल बैक दे रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है ऊपर की साइड पे। आई थिंक 1105 जब तक ब्रेक ना हो आपको एसबीआई लाइफ में एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। उसके ऊपर निकलेगा तब तो आप 1145 के लिए भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पे आई थिंक वेट करना बेहतर है। एसबीआई लाइफ ये है व्यू, लेकिन स्टॉक अच्छा, ऐसे ही स्टॉक जो अच्छा मूव दिखा रहा है वो टाइटन कंपनी है। टाइटन का स्टॉक भी खींच के लेकर आइएगा। शिवांगी, देखा क्या टाइटन इस समय बढ़िया मूव्स, ऑलमोस्ट 2% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। जी बिल्कुल, टाइटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आज देखा है कि अच्छा बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है कल के एक गिरावट के बाद। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो वीकली सेटअप है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव टू रेंज बाउंड प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, जब ये स्टॉक 2400 के ऊपर सरपास करके सस्टेन करे, होल्ड करे, वहां पे खरीदारी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठेगा। ये भेदभाव है आशीष, टाइटन सिर्फ शिवांगी से ही क्यों? टाइटन आई राजेश पालवी से ही पूछ सकते थे आप। नहीं, पूछ तो किसी से भी सकते थे। मेरा बेसिक आइडिया रहता है सबको मौका देते रहूं, तो मैं रोटेशन में पूछता हूं। शिवांगी से ओपनिंग के बाद आपने कुछ पूछा नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? 2 कॉल्स ले चुका हूं शिवांगी से। ओ याद भी है मुझे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को लगा काफी देर हो गई। नहीं पर यस, टाइटन अगर आप देखिए अपने 10 डेमा को टेस्ट कर रहा है यहाँ पर। आशीष भाईती जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भाईती जी कोई ट्रेड पिक किया है क्या आपने? नहीं वीरेंद्र जी, एक्चुअली जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा बैंकिंग सेक्टर्स में मूव आ रहा है, हमें लगता है कि फेडरल बैंक एक थोड़ा सा चाहिए, एक पुल बैक शायद फेडरल बैंक में देखने मिल सकता है। करंट लेवल पे जिस हिसाब से कैंडल बना है 127 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें फॉर टारगेट 134। सतवीर साहब, ऑटोज पे आपने वीकनेस की बात छेड़ी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा खासी वीकनेस के साथ ऑफ लेट। आज भी जरा एमएनएम का प्लीज स्टॉक दिखाइएगा। धीरे धीरे वापस ठंडा, 2.25% का दबाव। सतवीर साहब, हम 1150 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है? आशीष जी देखिए, चार्ट डेफिनेटली वीक है, पर जो आप पोजिशनल शॉर्ट करने का जो मौका था वो निकल गया। तो अभी यहाँ पे आप सिर्फ कंटिन्यूएशन में खेल सकते हैं, यानी जो फ्लो में है अगर आपकी पोजीशन है तो आप बने रहे। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से जैसे 1200 का लेवल टूटता है वैसे लिक्विडेशन प्रेशर और बढ़ेगा, और ये कहां तक टूट सकता है? मेरे हिसाब से करीबन 1140 तक का फॉल फिलहाल यहाँ पे ड्यू है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि टेक्निकली काउंटर ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे 1200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1140 का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ओके, एमएनएम आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। एमएनएम ने आशीष ने जो बात की ना अभी 29 जुलाई 2022, मैं इनफैक्ट कल क्लोजिंग में भी इस बात को मेंशन करा था। 200 डेमा तो तोड़ा ही तोड़ा है। अगर आप वीकली पे जाके देखें तो वीकली पे ये जो प्राइस है, सिंस अभी हम वीकली चार्ट्स की बात नहीं कर सकते, बट स्टिल वीकली पे ये प्राइस अब 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फ्लोट हो रहा है। और उससे भी गंभीर बात यह है कि हमारा जुलाई 2022 से अब तक का जो बेस था वो पूरा वॉलेट हो चुका है। ऑटो में दिक्कत है, और इस बीच निफ्टी आईटी को लेकर आइएगा। निफ्टी आईटी शुरू में हल्का सा, अगर आप देखें कल जो नैस्डैक में पॉज था उसको देखने के बाद एक पुल बैक आया, बट सिंक हुआ। और अगर आप कल के इंट्राडे हाई से कंपेयर करें, कल का इंट्राडे हाई जो था वो करीब 3050 था। राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट डाउन, 1000 अंक नीचे हैं हम कल के हाई से। मानस, क्या लगता है? I mean, ये वही पॉइंट है। मेरा ध्यान अभी इस पे इसलिए गया क्योंकि ये वही पॉइंट है जब अर्निंग शुरू हुई थी लास्ट टाइम 13 जनवरी को। इसी पॉइंट से निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया था और अब सिंक होके एग्जैक्टली वहीं पर आ गया। ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या है? मतलब जब मैं स्टॉक्स को पिक करता हूं, आईटी के स्टॉक्स को, उसके लिए मेरा मतलब क्या है? कैसे ट्रेड करूं निफ्टी आईटी को? कोई स्टॉक फ्यूचर जिसके ऑप्शन को लेकर शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके लिए? देखिए आईटी में लगातार वीकनेस है, और निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट को देख लीजिए जो कि 200 डे, 100 डे, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा जिसके टारगेट 28,700 के आसपास के आते हैं।
तो मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी 300-400 पॉइंट का डाउनसाइड आप आईटी इंडेक्स में देख सकते हैं। और अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी मेरा समझना है कि टीसीएस में आपको बिकवाली करके चलना है। कल हमने ब्रेकडाउन देखा, आज के पैटर्न को देखिए तो मॉर्निंग में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है कि टीसीएस में अभी भी आप बिकवाली कर सकते हैं। तो और ये तो फिर 3300 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, 65 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है टीसीएस का 3300 का पुट ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अच्छा 9:45 हो गया है, मेरे ख्याल से वो दिवगी टॉक ट्रांसफर सेटल हो गया होगा। डायरेक्टर साहब अगर हो गया और भाव आ रहे हो तो दिखाइएगा। आज लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। 590 रुपए का इश्यू प्राइस था, 5-5.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और ये वो कंपनी है जिसके 74% रेवेन्यूज महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही आते हैं, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी। और महिंद्रा महिंद्रा थोड़ा वीक विकेट पे है, दिवगी 10 रुपए ऊपर ही खुलेगा, फ्लैटिश होगी ओपनिंग इशू प्राइस के आसपास, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। खैर लिस्टिंग 10 बजे, उसके बाद एक्सपर्ट से व्यू भी ले लेंगे लिस्टिंग के बाद जो चाल आती है स्टॉक की उस पर। लेकिन अब जरा 4 का चौका उसकी शुरुआत कर रहा हूं। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए स्क्रीन पे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए चलेंगे पालविया साहब के पास। पालविया साहब क्या आइडेंटिफाई किया सर? आशीष जी वीकनेस ही प्ले करेंगे और हमें लगता है जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टॉक्स में वीकनेस बनी, बजाज फाइनेंस पे हमारा फोकस है, शॉर्ट साइड का ट्रेड है, तो यहाँ पे पुट लेने की सलाह, 5700 का 5700 का पुट बाय करने की सलाह है। और इस पुट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर वीक बना है, ये अब अपने पुराने स्विंग लो जो कि फरवरी में बने थे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 5700 तक की डाउनसाइड हमें लगता है ओपन हो चुकी है बजाज फाइनेंस में। तो 5700 का पुट, उसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35 रुपए 40 रुपए तक का, और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 92 रुपीज के आसपास। ये हो गए आपने 92 का स्टॉप लॉस, नहीं और 130 135, ओके ये हो गया टारगेट। ठीक है, सस्ता ऑप्शन के तौर पे बजाज फाइनेंस 5750 के भाव चल रहे हैं, लग रहा है 5700 तक जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, 5700 का पुट बजाज फाइनेंस का खरीद लीजिए। इस समय चल रहा है 112 115 के जोन्स पर, 92 का स्टॉप है, 130 135 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। दूसरा एफएनओ सुपरस्टार, और चलेंगे सीधे लखनऊ मानस के पास। मानस एफएनओ सुपरस्टार। देखिए बैंकिंग में वीकनेस है, और आज भी अगर आप देखिए तो आरबीएल बैंक में पिछले 2 दिनों की वीकनेस के बावजूद आज भी काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आज आरबीएल बैंक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। एक प्राइस सपोर्ट था 147 का, उसको ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 10 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स में भी आरबीएल बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। 149 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 137 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो पुट ऑप्शन है 145 वाला आरबीएल बैंक का 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 9 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, आपका ट्रेड अगर आप देखें आरबीएल शॉर्ट बैंकिंग में कन्विक्शन आपको बिल्कुल नहीं है, लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाएगा मानस का आउटलुक। चलते हैं प्रकाश गावस्कर के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? तो लॉन्ग साइड, और वो है पिडिलाइट। जगह अच्छी है खरीदने की, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है यहाँ पर बहुत अच्छी सेफ्टी मार्जिन है। पिडिलाइट पर ट्रेड कर रहे हैं 2305 पर, ये 2325 तक जाना चाहिए, इधर तक फर्स्ट टारगेट। उसके भी हाई जोन देखेंगे आप, लेकिन पिडिलाइट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप कहां होगा, स्टॉप लगाने के लिए मेरी ख्याल प्लस 20 to 90 ठीक है, ज्यादा नहीं। पिडिलाइट पर ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग साइड पैसा बनना चाहिए। जी हाँ, पिडिलाइट अच्छी है। अगर आप देखिए बात की प्रकाश सर आपने, इस जगह अच्छी है, शब्दों का चुनाव देखिए प्रकाश सर का। ये स्टॉक 1 फरवरी से लेकर अब तक विद द पॉजिटिव बायस कंसोलिडेशन कर रहा है, दैट्स गुड। हालांकि पिछली 3 कैंडल्स का हाई 10 डेमा है। एक चीज याद रखिएगा, 3 कैंडल्स का हाई 10 डेमा वो है 2310, और 20 डेमा प्लेस्ड है करीब 2319 पे। तो ये पूरी ट्रेजेक्टरी अगर आप देखें तो निकलती तो वाकई प्रकाश सर की बात अच्छी है। अच्छा, चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। नरेंद्र जी बताइए, मिड कैप फंडा क्या पिक किया आपने? जी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो पिक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, और कंपनी का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 9 मंथ में अराउंड 9000 करोड़ का बुकिंग्स इन्होंने कर ली है, और
कंपनी टारगेट कर रही है इसको 12,000 पे क्लोज करने का, करोड़ पे क्लोज करने का। और कंपनी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें कंपनी टारगेट कर रही है एनुअली 30 मिलियन स्क्वायर फीट की स्पेस को मोनेटाइज करने का नेक्स्ट 3 इयर्स में, जो कि इसकी हिस्टोरिकली एवरेज देखें तो वो 15 के अराउंड रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल होगी। और कंपनी के रेजिडेंशियल में तो स्ट्रेंथ है ही, और जो इसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टेबलाइज होकर और काफी अच्छे कैश फ्लोज जनरेट करने वाले हैं। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव है और बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रेंथ हो रही है कंपनी की। और जितने भी आगे के कैपेक्स प्रोजेक्ट है सारे मोस्टली इंटरनल एक्रूवल से होंगे, और कंपनी टारगेट करेगी 0.5 अपना डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करने का। हमारा इस पे टारगेट है 490 रुपीज। ये है भैया आज का फंडामेंटल बाय आइडिया। एक रियल एस्टेट, बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर, साउथ इंडिया डोमिनेंट है इनके लिए। पॉकेट खरीदारी करने का मन है भाई लेवल्स के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। क्विकली रिकैप कर रहा हूं, पालविया साहब ने सस्ता ऑप्शन दिया था बजाज फाइनेंस का 5700 का पुट। वीकनेस नजर आती है स्टॉक में, उसी टारगेट्स के लिए अप्रोच करना है तो इस पुट के थ्रू अप्रोच करिए। और मोमेंटम पिकअप कर रहा है ये 130 135 तक के लक्ष्य है। मानस ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे आरबीएल बैंक बिकवाली करने का कॉल दिया, एक सेल आइडिया है। 149 का स्टॉप है, 137 के टारगेट, चाहे तो 145 का पुट भी खरीद सकते हैं। काबा साहब ने चार्ट के चमत्कार के तौर पे दिया है पिडिलाइट, जिसमें बढ़िया मूव्स बनने शुरू हो चुके हैं। सही जगह, अच्छी जगह लॉन्ग जाइए, ये 2325 तक के लक्ष्य दिलाएगा। 2305 पे मेंशन था, 8 के आसपास आ चुका है, 2290 का हमारा स्टॉप है। और मिड कैप फंडा सोलंकी साहब के सौजन्य से है प्रेस्टीज एस्टेट्स, खरीदने के यहां पे मौके ढूंढे जा सकते हैं। अच्छा, इससे याद आया, जरा कुछ मिड कैप आईटी कंपनी, मिड कैप आईटी का आईटी एज अ स्पेस, कोई कोफोर्ज किसी ने सेल कॉल दिया था मेरे ख्याल से सचिन ने कल जाते जाते इसी शो में, बिल्कुल फैग एंड पे वीरू है ना 9:55 में लास्ट कॉल जो आया था कोफोर्ज ही सेल का था। और देखिए क्या प्रेशर माउंट हो रहा है, आज का 4-4.25% दबाव है। पोजिशन सिस्टम 2-2.5% दबाव में, एम्फोसिस 0.2% कमजोर, फर्स्ट सोर्स सब कमजोरी के साथ, इंटेलेक्ट डिजाइन, सारे सिर्फ वायदा बाजार के स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं, सारे आईटी मिड कैप्स में तगड़ा प्रेशर। सोलंकी साहब ये रह रहे कि कंफ्यूजन दे रही है स्पेस, ये अट्रैक्टिव लेवल्स आ गए वापस क्या? क्योंकि जितना चला था कोई इन्फी वैसे ही वहां आके करेक्ट होकर वापस पहुंच गया है, फिर अट्रैक्टिव हो गया लेवल्स पे या नहीं? जी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट और फ्यूचर आउटलुक जो मैनेजमेंट कह रही है उससे, उस हिसाब से तो अट्रैक्टिव है और रिकवरी स्टार्ट हुई है आईटी के अंदर। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो ग्लोबल न्यूज फ्लोज आए हैं, स्पेशली जो बैंकिंग है वो जो रिलेटेड है स्टार्टअप से, सो वहां पे एक कंसर्न है कि किस हिसाब से ये प्ले आउट होता है। स्पेशली अपना आईटी सेक्टर है विच इज एक्सपोज टू यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स, तो उसका एक थोड़ा सा कंसर्न्स को लेके शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटली नेगेटिव वापस से हुआ है। भाई साहब, आईटी 3/4% दबाव में है। निफ्टी वापस एकदम फ्लैट लाइन के आसपास आता हुआ 225 के स्तर दिखाए थे, 165 के जोन पे इस समय हम कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैटिश टेरिटरी पर वापस पहुंचता हुआ घूम फिर के, तो बहुत वोलेटाइल है। अभी तक तो 45 मिनट का सेशन भी कल्मिनेट नहीं हुआ है और इस तरह की वोलेटाइलिटी स्क्रीन पे। लेकिन अब यतिन के पास चला जाए, समझा जाए आज के सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से। यतिन, वेलकम बैक। तो गुड मॉर्निंग आशीष, वीरू। देखिए 3 स्टॉक्स जो आज फोकस रेडार में हैं, उनमें सबसे पहले है टाइटन। और जैसे कि आशीष ने कहा, इक्विटी और बाजार वॉलेटाइल हो चुके हैं और इस वॉलेटिलिटी के सिचुएशन में गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए आज आपको टाइटन में लगभग 2.25% की तेजी दिखाई पड़ रही है। इन जनरल हमने ये देखा है कि जब पीरियड अनसर्टन हो जाता है तो बुलियन की मांग बढ़ती है। अगर आप डेटा भी देखें तो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है यूएस ट्रेजरीज बेच के सोना खरीद रही हैं। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक सोना खरीद रही हैं, लोकल लेवल पे भी खरीदारी हो रही है और शायद टाइटन को इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि एक इनका पोर्शन बुलियन सेल्स का भी है जहां से उनकी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। आज सीएलएसए की एक जबरदस्त बड़ी रिपोर्ट स्टॉक पे आई है, 550 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से यहां का टारगेट दिया गया है, यानी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगभग 30-35% की अपसाइड उनको लगती है स्टॉक में होनी चाहिए। कमजोर मार्केट में स्टॉक 1% ऊपर खुला है,
क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो उनका कॉम्पिटिटर है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, उससे 40% वैल्यूएशन डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। और आखिर में सोना बीएलडब्ल्यू, ये स्टॉक येस्टरडे भी फोकस में था क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन बायर सेलर्स के नाम काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बायर्स की बात करें तो लगभग 2.25 करोड़ शेयर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने, जीआईसी ने खरीदे हैं शेयर, जहां फिडिलिटी ने लगभग 1 करोड़ के ऊपर शेयर खरीदे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, काफी सारे बड़े दिग्गज एफआईज ने यहां खरीदारी की है। और शायद ये जो बल्क डील का डेटा जब आया है उसके बाद जब बायर्स आए हैं तो आज भी स्टॉक एक्शन में लगभग 3.5% की जबरदस्त तेजी के साथ स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। ओके, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो इस समय हरकत में, खबरों के दम पर इतने ब्यूटीफुली आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। और हाँ, सोना $1900 के ऊपर $1800 को छू रहा था पिछले हफ्ते, और देखिए 3-4 दिन में कैसे तस्वीर बदली है। इन्वेंट्री गेन्स बहुत तगड़े होते हैं वैसे इन लोगों को, और जब सोना उछलता है तो लोग प्रीएम्प्ट करके बाइंग शुरू कर देते हैं, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव भी हो जाता है। खैर, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। शो खत्म करने का समय हो रहा है। वीरू, आपने मैसेज करके पूछा था पालिया साहब कहां थे इतने दिनों से। अब मैं दिखाता हूं पालिया साहब कहां थे। डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या? कुछ है नहीं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब दिखाए? आएगा थोड़ा सा इनका कहां था आशीष, बताइए ना। इनका साबुन थोड़ा स्लो है डॉक्टर साहब का। आएगा। हाँ। ये अरे हम लोग होली की बात करते हैं वीरू। एमपी में होली के 5 दिन बाद आती है रंग पंचमी, जिसको होली से ज्यादा जोश से खेला जाता है। एक पालिया साहब, इसके लिए आप इंदौर गए थे क्या? और पूरा इंदौर रोड पे था क्या उस दिन, इतना आदमी? तो बिल्कुल आशीष, जैसा आपने बताया, इंदौर में, मालवा में स्पेशली रंग पंचमी को काफी जोश उत्साह से खेला जाता है। तो इस बार काफी स्पेशल था, काफी तैयारी करी थी इंदौर में रंग पंचमी की। और तो ये काफी बड़ा जो आपने देखा यहाँ पे पब्लिक जो देखने को मिल रही है, तो पूरा इंदौर ही जो राजवाड़ा एक एरिया है इंदौर का, सेंटर पॉइंट है इंदौर का, वहां पे पूरे इकट्ठे होते हैं और ये पूरा गेर जिसको बोलते हैं वो निकलती है पूरे शहर में। तो इसको एंजॉय करने के लिए पूरा इंदौर शहर ही ऑलमोस्ट वहां पे इस एरिया में आ जाता है। तो आपने सिर्फ ऊपर से फोटो खींची कि नीचे भी गए थे एंजॉय करने? नहीं आशीष जी, नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई, ऊपर से देख के एंजॉय किया। देख रहे हैं वीरू, गजब खूबसूरत गजब दिखा। हाँ, देख रहे हैं। आशीष पकड़ के लिए आते हैं कहीं से। इंदौर का जिक्र जब हुआ कि राजेश जी इंदौर गए हुए थे, तो आशीष पकड़ के लिए आए, खोजबीन करके लिए आए कि कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। बहुत दृश्य अच्छे हैं। 5 दिनों बाद रंग पंचमी इंदौर में। चलिए, इंदौर के नए नए रंग पता चल रहे हैं आशीष। अभी तक तो हमें सिर्फ वो खाऊ गली का मालूम था, है ना? खाऊ गली, खाऊ 56 दुकान सराफा। हाँ अरे गजब भाई साहब। लेकिन चलिए, मैं अब शो समेट रहा हूं, हमें अगले शो की शुरुआत करनी है। इस शो पहला सौदा को खत्म करने का वक्त एक एडवांस अलर्ट के साथ जा रहा हूं वीरू के लिए। वीरू, ध्यान रखिएगा, इस शो में हमारे साथ R1 R2 कंटिन्यू करेंगे। दोनों राजेश जी हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। वो आपके लिए एडवांस अलर्ट है, सरनेम से बातचीत करेंगे और बाकी का लाइनअप जो है जरा स्टिंग प्ले आउट करें 10 के दमदार ट्रेड्स की, उसके बाद बताता हूं आपको। चलिए भाई, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है, आप सबको गुड मॉर्निंग। और इस शो में डॉक्टर साहब हमारे साथ बता रहे हैं कि राजेश सतपुते साहब और राजेश पालविया साहब कंटिन्यू करने वाले, तो उनसे कुछ बढ़िया सी पिक्स जानेंगे और साथ साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब भी होंगे। तो मार्केट्स, स्टॉक्स और इन लोग की प्रेफर्ड पिक्स, ये थीम है। प्लस बिग मार्केट वॉइसेस, आमतौर पर एक बाजार की बड़ी वॉइस के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं। उस कड़ी में आज सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब होंगे और इस बीच दिवगी टॉक ट्रांसफर की लिस्टिंग की तैयारी। दिखाइए भाई स्क्रीन पे, दिवगी 590 की इशू प्राइस और 595 एक एक्सचेंज पे, 615 दूसरी एक्सचेंज पे, एकदम फ्लैट है। एनएससी पे तो एकदम अब तो 590 ही आ गया है।
तो इशू प्राइस पर ही खुलता हुआ 5.5 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन था, फ्लैट हो गया भाई साहब। जो तो कुछ कमाई हुई नहीं है, बेसिकली 590 592 के आसपास की जोन्स पर इस समय कामकाज होता हुआ, और ये इनिशियल टाइम है, देखते दिन कैसा पैन आउट होता है। दिव्गी के लिए कुछ कंसर्न्स थे इसके वैल्यूएशंस को लेकर, क्योंकि जिस साइज की कंपनी थी, मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता हो तो जिस इशू प्राइस पर आई थी 1800 करोड़ रुपए के आसपास या कुछ था, मार्केट कैप टारगेट कर रही है। उस जोन की जितनी मिड कैप ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनसे महंगा ये ऑफर किया जा रहा था, और ये प्योरली एक प्रॉक्सी प्ले है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लार्जली उन्हीं को, क्योंकि एसयूवीज के लिए बनाती है और एसयूवीज का चलन तो खैर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्रैब कर रखा है, तो 74% इनके कुल रेवेन्यूज महिंद्रा से आते थे, तो एक प्रॉक्सी महिंद्रा पर है। तो ये है लिस्टिंग की कहानी, ये इशू प्राइस पे खड़ा हुआ। और इस लिस्टिंग पे बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी SMIFS के शरद अवस्थी साहब से कि जुड़िए, जहां लिस्ट होगा उसके बाद क्या व्यू बनाना है। जिन्होंने ले लिया था, सब्सक्राइब किया था और आ गया, जो सोच रहे थे लिस्ट होने देते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे, दोनों तरह के लोगों के लिए क्या व्यू बन रहा है। अवस्थी साहब, दिव्गी टॉक ट्रांसफर जो इशू प्राइस थी उन्हीं लेवल्स पे एग्जैक्टली इस समय कामकाज करता हुआ है, तो रखे रहूं या निकल जाऊं? बाजार इन 5-7 दिन में काफी बदल गया है। नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बने रहना चाहिए। यूनिक बिजनेस है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का एक रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल भी काफी निकल के आनी चाहिए। कुछ सेगमेंट्स हैं जहां ग्रोथ रेट्स वगैरह इंडस्ट्री लेवल पे काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, प्लस ईवी वाला बिजनेस में अगर ट्रैक्शन आता है तो वो एक एडेड एडवांटेज होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये प्रीमियम मल्टीपल्स फिर जस्टिफाई होने लगेंगे। बट अगर आप 1.5 साल रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक काफी बढ़िया बेट साबित हो सकती है। तो जिनके पास है और लॉन्ग टर्म के रखना चाहते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बात सच है, क्लाइंट कंसिडरेशन अपनी जगह है, लेकिन एसयूवीज का चलन इस देश में बढ़ रहा है। वो हमने पिछले कई सालों में नोटिस करा है, ओवर द इयर्स, कैसे एसयूवीज की तरफ चलन बढ़ रहा है। इसीलिए कई सारी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी एसयूवीज की तरफ तवज्जो दे रही है। अच्छा, फ्रेश एंट्री करना हो तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए अब बिना बात के आ गया है, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर रखा था और अभी फ्लैट ओपनिंग हो गई है, लिस्टिंग गेन्स आज है नहीं। अगर फ्रेश एंट्री कोई गिरावट आ रही तो कहीं कंफर्ट बढ़ता है क्या आपका? हाँ, मुझे लगता है अगर यहाँ से 10-15% नीचे मिलता है तो थोड़ी अग्रेसिव बाइंग भी आ सकती है, बट ऑब्वियसली चूंकि हम एक फ्यूचर इवेंट पे बात कर रहे हैं कि ईवीज वाला मेन उनका ट्रांजिशन कितना स्मूथ और कितना स्ट्रांग होगा, और वो एक एरिया है। और वैल्यूएशन जैसा आप भी बोल रहे थे कि बहुत ऐसी कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है नहीं, बट अच्छा बिजनेस मॉडल है और स्टेबल बिजनेस मॉडल है। ईवी वाला एक एडिशनल ट्रिगर है, वो अगर जैसे जैसे कल्मिनेट होता है अगले 6-8 महीनों में, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया अपसाइड बन सकती है। तो अभी आपको 35 टाइम पे मिल रहा है लगभग लिस्टिंग प्राइस पे, तो 10-15% नीचे मिलता है तो 30 या 28 के मल्टीपल पे मिलता है, तो वहां मुझे लगता है कि एक डिसेंट बेट हो जाती है। तो अगर दबाव आता है तो अच्छा, वैल्यूएशन तो खैर टेबल पे जस्ट नजर आ रहे थे अवस्थी साहब को, करेक्ट होता है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ट्रांजिशन को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। आइस में तो खैर बड़े प्लेयर हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन्स में। हाइब्रिड में मेरे ख्याल से कंपनी टोयोटो को ऑलरेडी सप्लाई करना शुरू कर चुकी है, और जो इलेक्ट्रिक ईवी स्पेस है उसमें अप्रैल से, अभी क्या है मार्च चल रहा है, अगले महीने से टाटा मोटर्स को ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स ईवीज के सप्लाई करेगी। तो उस ट्रांजिशन को, उस लीप को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। अवस्थी साहब, थैंक यू सो मच। ये रही दिव्गी टॉक ट्रांसफर की आज की कहानी। लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास ही कह लीजिए, वो इनिशियल टिक्स छोड़ दीजिए, 590 591 का जोन, 590 की इशू प्राइस। चलिए, लेकिन अब जो मार्केट्स में 50 मिनट का अब तक सेशन कल्मिनेट हुआ है, उसके बाद दरअसल ऐसा लग रहा है जहां शुरू करे तो वहीं के वहीं खड़े हुए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इस बीच बहुत वोलेटिलिटी हुई है। निफ्टी कल के प्रिसाइसली क्लोजिंग लेवल्स पे 50 मिनट डाउन द लाइन खड़ा हुआ है, लेकिन देखिए किस तरह की उठापटक इस बीच आपको देखने को मिली है। वीरो, जो 45 मिनट 50 मिनट के सेशन के बाद निफ्टी बैंक फ्लैट लाइन पे आके खड़े हुए, इस बीच वोलेटिलिटी, रीडिंग क्या हुई, क्या लग रहा है मार्केट्स अब? आशीष, देखिए मेरी अप्रोच थी सुबह सुबह सनराइज की 17,251 341, इसके नीचे जब तक रहेगा सनराइज करेंगे। आप गौर करिएगा आशीष, बेस 1 और RS1 दोनों ही इंडिसेस पे
अभी तक वो कायम है, न RS1 कटा है, न बेस 1 वॉलेट हुआ है, तो अभी तक उसी पे है, याद रखिएगा। उसी रेंज में अगर आपने सेल ऑन राइज कर रहे हैं तो काम कर रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर बताऊंगा आशीष, जो चीज है स्क्रीन पे उसको देख लीजिएगा। सेल ऑन राइज ने वर्क किया, अभी तक निफ्टी ने कल के लो को वॉलेट नहीं किया है। अगर कल के लो को वॉलेट करे तो पेन और बढ़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है और 17,251 का रेंज ड्यूरिंग द डे कभी कट जाए, अभी नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली 10 बजे 10:10 पे 10:20 पे 11-12-1 जब भी कटे, अगर 251 की ट्रेजेक्टरी कट जाए तो फिर शॉर्ट ट्रेड मत अटेम्प्ट करिएगा। और निफ्टी बैंक पे अगर RS1 कट जाए तो मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अब तक ठीक ठाक बिल्कुल RS1 और बेस 1 के बीच में निफ्टी बैंक सेल ऑन राइज पे काम कर गया, और निफ्टी पर भी, बट दोनों ही रेजिस्टेंस अगर कटें ड्यूरिंग द डे तो फिर सेल मत अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक और चीज आशीष, निफ्टी का बेस टूटे इस बात के चांसेस इस बात को देख के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि निफ्टी IT अब क्रैक हो रहा है बहुत तहजीब से, और 13 जनवरी के ब्रेकआउट पॉइंट को इसने आशीष वॉलेट कर दिया। तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है निफ्टी IT। आशीष, सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट बन गया है 1.25% का दबाव इस पॉकेट में। निफ्टी जरा इंटरडे वापस स्क्रीन पर रखिएगा, कल के प्रिसाइसली जो लोस थे वही आज के हैं। क्या था कल का? 17,113 था शायद, और आज भी देखिए 17,113, 112 के आसपास के जोन्स। तो कल के लोस को वैलिडेट नहीं करा है, लेकिन मोटा मोटी ये दायरा आपकी स्क्रीन पे। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्कआउट करी है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा टफ है, हम स्टेबलाइज हो नहीं पा रहे हैं इस तरह के इनकमिंग ग्लोबल न्यूज फ्लोज के बीच। ऐसे में स्टॉक्स कौन से रडार पर रखने हैं? दोनों राजेश जी, पालविया साहब और सतपुते साहब स्क्रीन पर हैं, और साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पर नीलेश जैन भी नजर आ रहे हैं। पहले नीलेश के पास चला जाए, अभी जुड़े हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड करा रहे हैं आप लोग? निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड वेड लिया आज सुबह से? ऑफलेट ले रहे हो या अभी साइडलाइन पे बैठ के ऑब्जर्व करना एटलीस्ट बेंचमार्क के लिहाज से ज्यादा वायबल? गुड मॉर्निंग आशीष जी और वीरेन जी। देखिए, इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में जो हम एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जब तक लौटती नहीं है, वीक्स हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, और जिस हिसाब से एक शार्प अप मूव और डाउन मूव हमें इंट्राडे ट्रेड में देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड लेना, इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इंडेक्स स्पेसिफिक वही स्टॉक स्पेसिफिक जो राय है वो हम जरूर दे रहे हैं। आपके दो स्टॉक्स क्या हैं नीलेश जी? किन पे शॉर्ट और लॉन्ग लेंगे आप? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग ट्रेड है सबसे पहले, वो है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट में, जहां पे बाजार की गिरावट के विपरीत यहाँ पे 2 सेशंस में एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि जो अपमूव है वो एक्सटेंड होना चाहिए 775 से 780 तक का, एंड 748 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो मैकडॉवेल में खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। वही बिकवाली वाला ट्रेड होगा ABFRL में लगातार एक लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट है वो और गहरा सकती है। निचले स्तरों पर 218 से लेके 215 तक के लेवल हमें स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। 230 का लेवल जब तक ऊपरी स्तरों पर ब्रीच नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कोई भी उछाल मिले तो उसे बिकवाली करके चलना होगा। 218 से 215 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस अपना होगा 230 का। जी हे ईश्वर, आज हम कैसे मझधार में हैं आशीष और मैं। मतलब मंगलवार को हमें बार बार यूएसएल का जिक्र करना पड़ रहा है, हम अमूमन अवॉइड करते हैं। आशीष और मेरे लिए बहुत तगड़ा देखें मुश्किल दिन है। प्रकाश भी बार बार यूएसएल, नीलेश भी बार बार यूएसएल, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। राजेश जी, राजेश सतपुते जी, आपकी कॉल क्या है? वीरेन जी, देखिए 2 कॉल्स रहेंगी। मुझे लगता है IT में अच्छा खासा वीकनेस है। आप देखिए LTI, LTTS, लेकिन अगर आपको थोड़ा ट्रेडिंग करना है तो छोटा टिकट साइज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो है बिरला सॉफ्ट। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट के करेक्शन के बाद, यानी पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे करेक्शन आएगा, तो यहाँ पे सेल करे बिरला सॉफ्ट। स्टॉप लॉस रहेगा 278 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो है करीबन 260 से लेके 255। तो IT में वीकनेस है। दूसरा कॉल रहेगा वो रहेगा, थोड़ा सा आपको रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन हेवल्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जबरदस्त वीक है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कुछ पुट सजेस्ट करूं। किसी ने मुझे पूछा था कि कैन यू सजेस्ट सम पुट, तो देखिए हेवल्स का पुट 1200 का पुट आप ले लीजिए, 30 के ऊपर का बाय बनेगा,
स्टॉप लॉस रहेगा 24 का और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा करीबन 50 से 55 का। तो आपको हेवल्स का 1200 का पुट बाय करना है एट अ लेवल ऑफ अबाउट 30, करंटली इट इज एट 35, तो 30 के नीचे छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके हेवल्स का पुट ले लीजिए। रेपिटेटिव लगूंगा इसीलिए कहा क्योंकि आज सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े होते तो 9:15 के बाद जो हम क्विक सिंगल्स लेते हैं बाजार खुलने के जस्ट बाद, उसमें सतपुते साहब ने हैवल्स में बिकवाली का कॉल दिया था और अब उसी का 1200 का पुट भी खरीदा जा सकता है। ये आता हुआ पिक, ये देखिए क्या फॉल आया है, खुलते ही वो ट्रेड लिया था हमने और क्या शार्प सेल ऑफ आ रहा है। बढ़िया ट्रेड रहा वो, और अब दूसरा तरीका उस ट्रेड को आगे बढ़ाने का आपकी स्क्रीन पर। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब इस समय के प्रिफर्ड पिक्स 10 के दमदार ट्रेड्स। तो आशीष जी आईटी की वीकनेस को यहाँ पे प्ले करेंगे और उसमें एलटीआई माइंट्री पे शॉर्ट करने की सलाह। आज का जो फॉल हुआ है स्टॉक ने अब अपने 50 डेज में 200 मूविंग एवरेज को भी अब ये ब्रीच करते हुए दिख रहा है डाउन साइड में। तो जिस तरीके से पालविया साहब का अभी जो नेटवर्क है वो अभी भी इशू दे रहा है। एक काम करिए डॉक्टर साहब, अगर इशू आ रहे हैं तो फोन लाइन पे लगाइए और 2 कॉल ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। मैं रिपीट नहीं करता, पालवे साहब अपना खुद ही कॉल देंगे। एलटीआई माइंट्री पे सेल था, लेवल्स जो है फिर से अपन रीपैच करेंगे और समझेंगे। जब तक रिकैप कर देता हूं बाकियों के पिक्स। नीलेश जैन साहब कह रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। ये ट्रेड बिल्कुल वीरू ने मेंशन कर दिया है। गावस्कर का आज का सबसे पहला टॉप कॉल था बाजार खुलने से पहले का, तो वो ट्रेड बढ़िया रहा और अब नीलेश कह रहे हैं और तेजी तूल पकड़ेगी 780 तक के टारगेट्स यहां पर। लेकिन इसके सामने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एक सेल कॉल नीलेश की तरफ से आता हुआ। एबीएफआरएल में दबाव आएगा, 230 का स्टॉप, 215 के लक्ष्य है। सतपुते साहब ने बिरला सॉफ्ट, वो मिड कैप आईटी कंपनी, बिकवाली करने का आइडिया दिया है। 278 का स्टॉप है, 60 और फिर इवेंचुअली 55 तक के लक्ष्य। और हैवल्स बढ़िया एकदम सेल ऑफ आ रहा है। आज सुबह सेल लिया था पहले ट्रेड खुलने के बाद बाजार के, और अब उसी का 1200 का पुट खरीदने की बात करिए 24 का स्टॉप लगा के 50 से 55 के लक्ष्य के लिए। और पालवे साहब जुड़ेंगे डॉक्टर साहब? पालवे साहब सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए। आपका एलटीआई माइंट्री पहला ट्रेड वो था जी आशीष जी, आज तकनीकी दिक्कत चलता है कभी। हाँ। तो एलटीआई माइंट्री शॉर्ट करने की सलाह आज 200 दिन के मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस बनी है अब इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 4400 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो एलटीआई माइंट्री फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह 4570 का स्टॉप लॉस होगा और 4400 तक के डाउन साइड के टारगेट। जो स्टॉक बाय करना है वो उसमें हमें लगता है पेट्रोनेट पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी और ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का पेट्रोनेट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बना हुआ यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें अपसाइड पे टारगेट आना चाहिए करीब 238 240 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 224 के आसपास। दो और बढ़िया ट्रेड, एलटीआई माइंट्री एक सेल रेको, पेट्रोनेट एलएनजी एक बाय साइड का आइडिया पालवे साहब की तरफ से। चलिए पालवे साहब धन्यवाद आपका। वो इश्यूज आ ही रहे तो हम लोग बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज सर। और इस बीच एक काम कर रहा हूं,